अस्सलामुअलैकुम। द मॉर्निंग शो डिस्कवर पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं नजफ राजा और मैं हूं सलमान खान। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, आज़ाद फ़िज़ा में सांस ले रही हैं और साथ ही साथ सुबह का आगाज़ भी कर चुके होंगे। नाज़रीन, आपको जिस तरह कि पता है कि हम अपनी सुबह का आगाज़ जो है कोशिश करते हैं कि एक अच्छी बात के साथ करें ताकि हमारा सारा दिन जो है वो अच्छा गुजरे। तो नजफ बताइएगा आज की अच्छी बात क्या है? बिल्कुल, आज की जो अच्छी बात हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं वो कुछ इस तरह है। अपने ज़मीर को ख्वाबे गफलत से जगाओ, इससे पहले कि देर हो जाए। बिल्कुल आपने सही कहा। बेदार ज़मीर जो है वो किसी भी माशरे के लिए बहुत ज़्यादा अहम होता है, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि जो आलमी ज़मीर है ये कब जागेगा। आपको पता है नजफ, अब तकरीबन 2 साल बीत गए हैं। आज ही के दिन जो है भारत ने मकबूजा कश्मीर की जो खुसूसी हैसियत थी उसको ख़त्म किया था, उसको ज़बरदस्ती गैर कानूनी तरीके से अपने अंदर ज़म किया। और सिर्फ ज़म ही नहीं किया बल्कि लॉकडाउन लगाया और कर्फ्यू नाफिज किया। निहत्ते कश्मीरियों पर जुल्म और बर्बरियत के जो है पहाड़ उन्होंने गिरा दिए। उनकी जो मईशत है उसको रोन डाला। लाखों की तादाद में जो सयाह आते थे उसकी खूबसूरती देखने के लिए उनका इस्तेहसाल किया गया। और वो कश्मीर जिसको जन्नत नज़ीर कहा जाता है, जिसके अंदर दिलकश वादियाँ हैं, बड़े खूबसूरत मनाजिर हैं, वो आज वीरान है। बिल्कुल सलमान, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। एक तरफ तो ये मकबूजा कश्मीर की संगीन सूरत हाल है, तो दूसरी जानब आज़ाद कश्मीर है जो इतना खूबसूरत है, जहाँ पे झरने हैं, झीलें हैं, आबशारें हैं, बहते दरिया हैं और आबाद हैं। इसके साथ साथ मुजफ्फराबाद की बात की जाए, मीरपुर की बात की जाए, नीलम वैली की बात की जाए तो वो भी आबाद हैं। वो इतने खूबसूरत हैं कि गैर मुल्की और मुल्की सयाह वहाँ पर आते हैं सैर के लिए, सैर व तफरीह के लिए। एक तरफ तो ये जानिब है। अगर इस पर मज़ीद बात की जाए आज़ाद कश्मीर पर, तो सबसे अहम पॉइंट ये है कि वहाँ पे शफाफ इलेक्शन के ज़रिए लोगों को हक़ खुद इरादियत से नवाजा गया है, सयाहत को प्रमोट किया गया है। और बिल्कुल आप सही कह रही हैं, ना सिर्फ वहाँ लोगों को हक़ खुद इरादियत दिया जा रहा है, वो आज़ाद फ़िज़ा में जो है सांस ले रही हैं। और सयाहों की बात की जाए तो उसके लिए एक्टिविटीज़ जो है आए रोज़ कुछ ना कुछ नई हो रही होती है। तो वहाँ पैराग्लाइडिंग हो रही है, ड्राफ्टिंग हो रही है और साथ ही साथ हाइकिंग ट्रैक्स जो हैं वो बनाए जा रहे हैं। और ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि दुनिया भर से सयाह जो है वो जोक दर जोक आ रहे हैं कश्मीर। बिल्कुल, लाखों की तादाद में आ रहे हैं एक्सप्लोर करने के लिए कश्मीर को, पाकिस्तान को, के पूरी दुनिया को बताने के लिए कि पाकिस्तान कितना खूबसूरत है। और ये उम्मीद पे दुनिया कायम है सलमान। सिर्फ हमें उम्मीद रखनी है कि ये चीज़ें बेहतर हो जाएंगी मकबूजा कश्मीर में भी, और वहाँ पे भी लोग आज़ाद फ़िज़ा में सांस ले सकेंगे। और हम बिल्कुल उम्मीद भी है और यही दुआ करेंगे कि जल्द से जल्द जो मकबूजा कश्मीर के हमारे बहन भाई हैं वो भी आज़ाद फ़िज़ा में सांस लें। और आज हम इजहारी यकजहती कर रहे हैं उनके साथ, इसलिए हमने ये काली पट्टियाँ भी बांधी हैं ताकि हम पूरी दुनिया को दिखा सकें कि वो अपने ज़मीर को जगाएं और निहत्ते कश्मीरियों के लिए जो है आवाज़ उठाएं। खुदारा उनका हक उनको दिया जाए। बिल्कुल, इसी अच्छी बात के साथ और इसी उम्मीद के साथ अपने प्रोग्राम का बाकायदा तौर पर आगाज़ करते हैं और आपको बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में आपके लिए क्या क्या है। तो आज के प्रोग्राम में सबसे पहले तो हम आपको पाकिस्तान के खूबसूरत इलाके की सैर करवाएंगे अपने सेगमेंट फैमिली वेकेशन में, और उसके बाद आपको मिलाएंगे दो बहुत ही अमेजिंग पर्सनैलिटीज़ से, जानेंगे उनकी प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ और ट्रैवल लाइफ के बारे में अपने सेगमेंट मॉर्निंग गेस्ट में। फिर उन्हीं शख्सियात के साथ मिलकर हम पाकिस्तान की उस खूबसूरत मकाम को टॉप ट्रेंड पर लेकर जाएंगे जिस जगह की हमने आपको सैर करवाई होगी अपने सेगमेंट ट्रेंडिंग टुडे में। और उसके बाद आपकी मुलाकात करवाएंगे एक इंस्पिरेशनल वुमन से, जानेंगे उनकी सक्सेस स्टोरी, किस तरह उन्होंने हर्डल्स का मुकाबला किया अपने सेगमेंट इंस्पायरिंग वुमेन में। और उसके बाद आपके साथ शेयर करेंगे, मुतारिफ करवाएंगे उन लोगों को जिन्होंने अपनी सोसाइटी के लिए, पाकिस्तान के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ अलग और अनोखा काम किया है अपने सेगमेंट थम्स अप में। और फिर आपको लिए चलेंगे फैशन की दुनिया में और आपको बताएंगे कि वहाँ पर क्या हो रहा है। हमारे साथ कोई फैशन इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियत होंगी। सेगमेंट होगा हमारा फैशन क्रेज़, और फिर आपको बताएंगे कि आपके पसंदीदा ब्रांड्स क्या सेल ऑफर कर रहे हैं अपने सेगमेंट बैटल ऑफ ब्रांड्स में। उसके बाद हेल्थ के हवाले से भी बातचीत करेंगे, किस तरह आप अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि जान है तो जहान है अपने सेगमेंट हेल्थ एंड फिटनेस में। उसके बाद एंटरटेनमेंट के हवाले से बातचीत होगी, शोबिज़ इंडस्ट्री के बारे में आपको बताएंगे कि क्या चल रहा है वहाँ पर अपने सेगमेंट बिलबोर्ड में। और फिर आखिर में जो है हम आपको पाकिस्तान के किसी टैलेंट से जो है मुतारिफ करवाएंगे, मुलाकात करवाएंगे अपने सेगमेंट गॉट टैलेंट में।
और सबसे आखिरी सेगमेंट जो कि मेरा और नजफ़ का बड़ा पसंदीदा है, जिसमें हम एक चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं और आप लोगों को चैलेंज देते हैं ताकि हम अच्छी आदत अपना सकें और बुरी आदत को छोड़ सकें। सेगमेंट होगा हमारा टुडेज चैलेंज। चलें चलते हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है फैमिली वेकेशन। फैमिली वेकेशन में हम आपको पाकिस्तान के खूबसूरत से इलाके की सैर करवाते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, आपको इंस्पायर करने की कोशिश करते हैं कि आप भी बैग पैक करें, तैयारी करें, अपनी फैमिली को लेकर जाएं वेकेशन के ऊपर और पाकिस्तान के खूबसूरत नज़ारों को देखें। तो नजर बताइए, आज किस जगह की सैर करवाने जा रहे हैं हम? जी बिल्कुल, आज हम सैर करने जा रहे हैं कश्मीर वैली की। तो आइए सबसे पहले इस पर एक खूबसूरत सी वीडियो देखते हैं और इसके बाद बातचीत करते हैं। वीडियो आपने मुलाहिजा की और बिलाशुबा हमारी तरह इस वीडियो ने आपको भी अपने शहर में मुब्तला कर दिया होगा। और ये है हमारा खूबसूरत कश्मीर। सरसब्ज़ व शादाब पहाड़ हैं, खूबसूरत वादियाँ हैं, झीलें हैं और आबशारें। बिल्कुल सलमान, आपने ठीक कहा है। और वहाँ पे फल पौधों की बात की जाए तो वो भी बहुत सारे हैं। वही बात है, इतनी सारी झीलें हैं, सरसब्ज़ व शादाब वादियाँ हैं, पुरसुकून झील हैं, दिलफरेब आबशारें हैं, बुलंद व बाला पहाड़ हैं, घने जंगलात हैं और बहते दरिया हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं कश्मीर में। तो अपने बैग्स पैक करें, फैमिली के साथ प्लान करें कि आपने कब जाना है वेकेशन के लिए और जाइए और रिलैक्स कीजिए। और इसीलिए तो उसको कहते हैं जन्नत नज़ीर। बिल्कुल। तो अब आगे बढ़ते हैं। वक्त तो हुआ ब्रेक लेने का, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आपको बता दें कि आगे हमारे पास जो है ब्रेक के बाद एक सेगमेंट में 2 अमेजिंग गेस्ट होंगे जिनसे हम जानेंगे उनकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में। एक तो जो है साइबर क्राइम के हवाले से ख़ास तौर पे काम कर रहे हैं और पाकिस्तान को साइबर सिक्योर बनाना चाहते हैं, और दूसरे जो हैं इवेंट के हवाले से फ़ैशन और दूसरी चीज़ों के बड़े बड़े इवेंट्स पाकिस्तान में करवाते हैं। तो किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर टूरिज़म को मज़ीद जो है वो अट्रैक्टिव बनाया जा सकता है, इन तमाम तर मौज़ूआत पर उनसे बात करेंगे। तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहिए। टेक अ ब्रेक। तो जी ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और आपको खुशामदीद कहते हैं। आगे चलते हैं और शामिल करते हैं नेक्स्ट सेगमेंट, मॉर्निंग गेस्ट।
तो आज भी हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है बहुत ही ख़ास शख्सियात ने अपनी अपनी फील्ड्स के अंदर पाकिस्तान को सर्व कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं तारुफ करवा दूं, मेरी तरफ जो शख्सियत बैठी हैं ये चेयरमैन है पाकिस्तान इवेंट्स और फैशन एसोसिएशन के, जिसको आम तौर पे हम पीफा कहते हैं, और बहुत ही अच्छे अच्छे इवेंट्स पाकिस्तान के अंदर करवाते हैं। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं चौधरी मुख्तार साहब। सर, वेलकम टू द मॉर्निंग शो डिस्कवर पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच एंड गुड मॉर्निंग टू। जी, और मेरे इस जानिब जो शख्सियत बैठी हैं मैं उनका तारुफ करवा देती हूँ। फॉर्मर एडिशनल डायरेक्टर जनरल हैं FIA के, इसके साथ साथ फाउंडर हैं डिजिटल पाकिस्तान के। टूरिज़्म को किस तरह प्रमोट किया जा सकता है, डिजिटल टूरिज़्म पर किस तरह काम मज़ीद किया जा सकता है, इनसे जानेंगे। और साथ ही साथ साइबर सिक्योर पाकिस्तान पे भी तफसील से गुफ्तगू करेंगे। आज हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है अमार जाफरी ने। डिस्कवर पाकिस्तान के द मॉर्निंग शो में आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। जाफरी साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा सुबह का आगाज़ कैसे करते हैं? सबसे पहले उठते साथ ही क्या काम करते हैं? जी, नमाज के बाद जो भी मामूलात है उसके बाद मैं जूम मीटिंग्स करता हूँ। अच्छा। और पूरे तकरीबन 7 बजे हमारी एक जूम मीटिंग होती है अपने पार्टनर्स के साथ। अभी उनके लिए मुश्किल है, मेरे लिए मुश्किल है पर, लेकिन वही टाइम मिलता है। फिर 8 बजे हम जूम मीटिंग करते हैं अपने रूरल इंक्यूबेशंस के साथ, जिसमें हम देहातों को अप्रोच करते हैं। और देहातों में हमारे साथ वो लोग हैं जिनके पास स्मार्टफोन्स हैं और वो जूम पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसके साथ मामला उठते साथ ही काम शुरू हो जाता जी है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो नाश्ते में क्या लेते हैं? बस जो रूटीन है, थोड़ा सा अंडा वगैरह को पनीर वगैरह ले लिया। अच्छा, सही। तभी माशाल्लाह वैसे आप काफ़ी हेल्दी नज़र आ रहे हैं। मुख्तार साहब, आपसे भी जानना चाहेंगे अपनी सुबह का आगाज़ कैसे करते हैं? जी माशाल्लाह जी, बीइंग अ मुस्लिम, नमाज और उसके बाद पहली ड्यूटी बच्चों को स्कूल छोड़ना और उसके बाद प्रैक्टिकल लाइफ स्टार्ट होती थी। क्योंकि हम सर्विस प्रोवाइडर हैं तो वो काफ़ी सारे फील्ड्स में हमें काम करना पड़ता है। तो ऑलमोस्ट रात लेट नाइट तक कंटिन्यूसली काम चलता रहता है। एग्जैक्टली आप पीफा के चेयरमैन हैं और इवेंट्स तो जो है वो बहुत आखिर तक जब ख़त्म होते होंगे, क्लोजिंग, तो फिर उसके बाद भी यू आर एन अर्ली राइजर। बड़ी इंस्पायरिंग बात है सर। मेरे ख्याल में अगर आपको प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं तो फिर आपको कभी थकन फील नहीं होती। तो दूसरा ये है कि यूज टू भी हो जाते हैं आप काम कर करके, और अगर रिजल्ट्स अच्छे गेन कर रहे हैं और राइट पाथ पे हैं तो दैट्स वाई आपको कभी फील नहीं होगा कि आप। इतनी एनर्जी कहाँ से आती है? नाश्ते में क्या लेती हैं ये भी बताएं हमारे व्यूअर्स को। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं काफ़ी अरसा से मैंने बुखारी शरीफ की एक हदीस पढ़ी थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुबह नाश्ते में खजूर खाया करें ताकि आप अंदरूनी बीमारियों से महफूज रहें। तो मैं सुबह 4-5 खजूर और उसके घंटे बाद 1 कप चाय, ये नाश्ता है, और उसके बाद फिर लंच तक कुछ मैं नहीं लेता। ज़बरदस्त। मुख्तार साहब, आपसे फैशन और इवेंट्स के हवाले से मज़ीद बात करेंगे। आपकी जानिब आना चाहूँगी, मैं जानना चाहूँगी अमार साहब, हम किस तरह टूरिज़्म को प्रमोट कर सकते हैं? हमारी कोशिश है, डिस्कवर पाकिस्तान की कोशिश है कि पाकिस्तान के खूबसूरत मकामात को आगे लाया जाए, लेकिन जब हम डिजिटल टूरिज़्म की बात करते हैं तो क्या क्या सजेशंस हैं आपके पास? जी बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, पाकिस्तान शायद दुनिया के उन चंद मुल्कों में है जिसके पास वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं जिससे टूरिस्ट अट्रैक्ट होता है। एक तो नेचुरल सीनिक ब्यूटी है हमारी बहुत बड़ी कोस्टल लाइन है हमारी। उसके बाद सबसे बड़ी बात है तारीख़ी मकामात बहुत ज़्यादा है हमारे पास। मजहबी हैसियत से हमारे पास काफ़ी मज़ाहिब के लोगों की चीज़ें मौजूद हैं। उसके अलावा हमारी कल्चरल वैल्यूज़ हैं जिसको लोग स्टडी करना चाहते हैं। मैं हैरान ये होता हूँ कि इनमें से शायद कोई 1 या 2 चीज़ें भी जिन मुल्कों के पास हैं उनकी टूरिज़म ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। तो इस पर हमें सोचना पड़ेगा कि हमारे यहाँ टूरिस्ट क्यों नहीं आता। ये जो इंटरनल टूरिज़म है पाकिस्तान में लोगों का, ये बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो चुका है अभी, लेकिन इसकी वजह से शायद हमें कोई मसाइल का शिकार भी हैं हम लोग। ख़ासतौर पर जहाँ ये इतने लाखों लोग चले जाते हैं 1-4 माह के अरसे के दरमियान के अंदर या सर्दी में किसी मौके पर, तो देयर इज़ अ नीड फॉर इको टूरिज़म कि हम सस्टेनेबल टूरिज़म की तरफ जाएं, वरना ये जिस इलाकों में लोग इस वक्त जा रहे हैं वहाँ पे उनके लोगों को सीरियस प्रॉब्लम आने शुरू हो जाएंगे। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि जो आपने डिजिटल टूरिज़म की बात की, मैं उसकी तरफ आऊँगा फौरी तौर पर। देखिए, जो टूरिस्ट है ना वो किसी मकसद से आता है, छुट्टियाँ गुजारने आता है, कोई साइट सीइंग के लिए आता है, कोई लर्निंग के लिए आता है। हमें थोड़ा सा इनोवेशन में लाना पड़ेगा टूरिज़म को। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने एक प्रोजेक्ट शुरू किया, उसका नाम है डिजिटल रिजॉर्ट्स। वो क्या चीज़ है? फॉर एग्ज़ाम्पल, इस वक्त बेशुमार लोग ऐसे हैं
जो हमारे जो पड़ोसी ममालिक हैं वहाँ जा रहे हैं, जैसे गल्फ़ के कुछ कंट्रीज़ हैं, टर्की है, मलेशिया है, सर्टिफिकेशंस के लिए, और वो काफ़ी कॉस्टली होती है। अगर हम जो इस वक्त हम काम कर रहे हैं कि अब ऑनलाइन सर्टिफिकेट शुरू हो चुकी हैं कि, तो अगर आप किसी अच्छे रिसोर्स पर्सन को बाहर से, आइडियल तो ये को फिज़िकली फ्लाई करके आ जाए यहाँ पे, आइडियल तो ये है। अगर वो नहीं आ सकता तो वो भी उस पर आ सकता है वेबिनार में, रिमोट के ऊपर। बाकायदा इदारों को ज़रूरत होती है कुछ सर्टिफिकेशंस की। फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारे टेलको सेक्टर्स हैं, जो हमारे फैशन सेक्टर्स हैं, उनको सर्टिफाइड लोग चाहिए होते हैं। उसके बगैर उनकी जो इंटरनेशनल रेगुलेटरीज हैं उनको क्लियर नहीं करती चीज़ों के ऊपर। तो अब हम इस तरह कर रहे हैं कि हम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अरेंज कर रहे हैं इन रिजॉर्ट्स के ऊपर, इन जगहों के ऊपर, जो वैसे मेंबरशिप में आ जाते हैं। उसके बाद जब वो प्रोग्राम चलता है तो लोकल कम्युनिटी को इन्वॉल्व करने के लिए हमने 10% कोटा रखा हुआ है फ्री लोकल कम्युनिटी के लिए। ये लोकल कम्युनिटी के 10% लोग कभी भी नहीं जा सकते इन ममालिक के अंदर। जब कोर्स उनके इलाके में हो रहा है तो बड़ी आसानी से वो उसके ऊपर अटेंड कर सकते हैं। इसके ऊपर बहुत सा ज़रूरत है फोकस करने की। इसमें गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए, मैं समझता हूँ। जो हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर उसको आगे आना चाहिए, क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए बराबर है, पैसे उन्होंने खर्च करने हैं। तो इसमें फ़ायदा ही होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई 5 स्टार होटल बुक कराया हुआ है, 4 स्टार होटल बुक कराया हुआ है, तो जो पार्टिसिपेंट है वो फैमिली को भी ले आता है अपनी कि चलें ठीक है, डबल ऑक्यूपेंसी हो जाएगी। इसका फ़ायदा ये है कि जिस इलाके में लोग जाएंगे, नेचुरली टूरिस्ट एक जाता है वो खर्चा करता है वहाँ पे, लोकल कम्युनिटी को फ़ायदा होगा उसका। टूरिज़म इस तरह प्रमोट होगा कि वो जब वहाँ जाएंगे तो नेचुरली वो एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व होंगे जो हमारा ऑब्जेक्टिव है। लेकिन ये मल्टीपर्पज़ हो जाएगा, क्योंकि जो टूरिस्ट है ये सिर्फ अच्छे खाना खाने या पहाड़ों को देखने के लिए एक दफ़ा जाएगा, 2 दफ़ा जाएगा। उसके अलावा मेडिकल टूरिज़म के ऊपर हमें बात करनी चाहिए इसके ऊपर। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये सारी की सारी जो टूरिज़्म की फील्ड है, अब जिस तरह कि आपने बात की कि डिजिटलाइजेशन का ज़माना है और आप सुबह उठते साथ ही जो है अब हर इंसान जो है वो अपने डिजिटली हर चीज़ के साथ कनेक्ट हो जाता है। तो हम किस तरीके से पाकिस्तान को मार्केट कर सकते हैं और ये जो डिजिटली हम चीज़ों को इस्तेमाल करके अपना जो खूबसूरत चेहरा है वो दुनिया के सामने लेके आ सकते हैं? गुजारिश में ये है कि पाकिस्तान को मार्केट करने के लिए 2 चीज़ें ऐसी हैं हमारे पास कि जो प्लग एंड प्ले हैं, रेडी टू गो हैं। एक तो हमारी यूथ है फ्रैंक स्पीकिंग, और एक टूरिज़म, इसकी हम बात कर रहे हैं। एक और तरफ मैं इशारा करना चाहूँगा, वो हमारी ज़राअत है। देखिए ग़ालिबन आने वाले दिनों के अंदर फूड शॉर्टेज के सीरियस मसाइल आएंगे, क्योंकि काफ़ी ममालिक के अंदर ये चीज़ फील की जा रही है कि जो ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, यानी कि जो बगैर किसी यानी कि जो फर्टिलाइजर इस्तेमाल, उसकी बहुत हाई डिमांड है उसकी ना। और हमारी बुनियादी वो थी शुरू से। अगर हम देखें जब पाकिस्तान बना था तो हम इन पे नहीं थे, इन चीज़ों के फर्टिलाइज़र के ऊपर नहीं थे, ये तो बाद में आए हैं इसके ऊपर। तो ये जो 3 चीज़ें हैं कि ज़रूरी इलाक़ों के अंदर लोगों को अट्रैक्ट किया जाए इसके लिए, और लोग आएंगे लर्न करने वहाँ पे कि यार ये लोग किस तरह ये काम कर रहे हैं, वो हमारी कोर वैल्यूज़ हैं। फिर जो मैंने यूथ की बात की है, देखिए यूथ का इशू ये है कि हमारे जितने पहाड़ी इलाके हैं वहाँ की यूथ शहरों में आके जॉब्स कर रही है, यूनिवर्सिटी में आती है वहीं जॉब कर लेती है। तो कोई ऐसा तरीका होना चाहिए अगर हमने दुनिया के लिए ज़्यादा अच्छा काम करना है। अब एक नई चीज़ आई है अमेज़ॉन की या ई-कॉमर्स की, जो नई नई चीज़ें आई हैं इसके अंदर, इसके ऊपर यूथ बड़ा अच्छा काम कर रही है हमारी। हमने एक प्रोग्राम शुरू किया, उसका नाम है अब कमाएगा पाकिस्तान। उसमें यही है कि ज़रूरी नहीं कि जो जिसने कोई IT के अंदर मास्टर्स किया, ग्रेजुएशन किया, वही ये काम करे। जो लो स्किल्स जॉब्स हैं उसको भी आप फ्रीलांसिंग से लेके चल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जब वर्चुअल असिस्टेंट है, या जो आपका ये जो आपके जो टेली मेडिसिन की चीज़ें हैं, इस पे काम हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इसको हम इस तरह करें डिजिटलाइजेशन के हवाले से कि हमारे अक्सर जो रिमोट इलाके लोग हैं वो शहरों में आते हैं इलाज कराने के लिए, कहते ये हैं कि 80% बीमारियों का इलाज वहीं हो सकता है रिमोटली। फॉर एग्ज़ाम्पल आजकल अगर एक छोटे अस्पताल के अंदर आप कोई एक सेटअप लगा दें जिसमें आप जो रेडियोलॉजी की बात करेंगे, वहाँ मरीज़ इन्वॉल्व नहीं हो रहा उसके अंदर। प्रॉब्लम वो आता है जहाँ पे मरीज़ और डॉक्टर बात करता है, वहाँ प्रॉब्लम आ रहे हैं सीरियसली। लेकिन जब आप हॉस्पिटल को और लिंक करेंगे तो मरीज़ आया अस्पताल में, उसने अपना कोई भी MRI, CT स्कैन, एक्सरे, स्किन ट्रबल कुछ भी बताई उसने, उसकी इमेजिंग हुई और वो अपलोड होगी क्लाउड के ऊपर। ठीक है, क्लाउड से डाउनलोड करेंगे प्रोफेशनल्स,
कराची, लाहौर, बड़े शहरों के अंदर, और वो उसको करके उसका अपनी रिपोर्ट उस पे रिपोर्ट दे दे देंगे, इतनी वो आगे दे देगा। ठीक है। अच्छा, इसकी बहुत हाई डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में है, क्योंकि जो बाहर की दुनिया है उनके डॉक्टर्स बहुत कॉस्टली हैं। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, अगर एक दफ़ा हम इस कल्चर को प्रमोट कर लें और ये इसकी सक्सेस स्टोरी बना लें, तो ये बहुत बड़ा काम है, मैं समझता हूँ। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और आपने बड़ा अच्छा आइडिया दिया। मुख्तार साहब, जैसा कि अमार जाफरी साहब कह रहे थे, और अगर हम देखें तो वाकई इस वक्त टूरिज़म के लिए ना इवेंट्स क्रिएट करने पड़ते हैं। आपकी ख़ास तौर पे फील्ड है, दुबई की हम मिसाल ले लें कि वो इवेंट्स हर कुछ अरसे बाद कोई ना कोई इवेंट वहाँ पे हो रहा होता है। तो आपको क्या लगता है, क्या आप सजेस्ट करेंगे गवर्नमेंट को कि क्या हमें ऐसी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए ताकि हम टूरिस्ट अट्रैक्ट कर सकें? जी बिल्कुल, जैसे सर ने फरमाया कि एवरी फील्ड ऑफ लाइफ आप जो मर्जिंग करेंगे, उनको एजुकेट करेंगे, प्रॉपर फोकस करें ना आपके, अगर आपको टूरिज़्म को डेवलप करना है तो लोगों को एजुकेट भी करना पड़ेगा। और जो आपके टूर ऑपरेटर्स हैं उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग्स, वर्कशॉप्स हों कि किस मौसम में कहाँ जाना और कितनी कैपेसिटी है। या जो सर फरमा रहे थे कि वो 4 महीनों में एक ही तरफ सारी दुनिया, बिल्कुल सही। सारा वो डेडलॉक लग जाता है। तो हमारे यहाँ बेशुमार मौसम है, बेशुमार अच्छी जगह है, प्रोजेक्ट नहीं किए, लोगों को बताया नहीं गया। तो मेरा भी ये ख्याल है कि गवर्नमेंट अगर सपोर्ट करे तो हम आर्टिस्ट के थ्रू, अमन का सफ़ीर होता है वैसे भी हमारा आर्टिस्ट, हाँ वो सिंगर है या मॉडल है या किसी भी फील्ड पे काम कर रहा है, तो इंटरनेशनली और नेशनली भी हम अगर मुल्क से बाहर गया हमारा आर्टिस्ट, तो अपने इलाके का कल्चर का वो गाना गाएगा, उसका वो इलाका डिस्कस होगा, वो वहाँ से रेवेन्यू जनरेट करेगा, ज़र मुबादला में इजाफा होगा। हमको 200 के करीब हमारी एम्बेसीज़ हैं। अगर एम्बेसीज़ वहाँ पे, हर एम्बेसी में अपने हमारे कल्चर का, गवर्नमेंट का एक नुमाइंदा बैठा हुआ है, अगर वो महीने में 1 या 2 आर्टिस्ट पाकिस्तान से बुला के वहाँ पे ले जाए और जिस इलाके से वो आर्टिस्ट जाएं उस इलाके को डिस्कस किया जाए, उस इलाके की कुछ तस्वीर, वीडियोस लोगों के दिखाई जाएं कि ये पाकिस्तान के फ़लाँ इलाका से आया है, इसी तरह ही अट्रैक्शन पैदा होगी ना। सिमिलरली जो हमारे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं यहाँ पाकिस्तान पे, वहाँ पे हम कल्चरल इवेंट्स करें, बड़े बड़े आर्ट काउंसिल्स बनी हुई हैं, वो सपोर्ट करें, मुख्तलिफ 4 सूबों से आर्टिस्टों को इकट्ठा किया जाए, वहाँ कुछ उसकी पब्लिसिटी की जाए, उसको जो हमारे नेशनल टीवीज़ हैं वो उसको उसकी कवरेज करें, उसको दिखाएं। तो इसी तरह से आप जैसे डिस्कवर पाकिस्तान ने ये सिलसिला भी शुरू किया कि खूबसूरत पाकिस्तान और पाकिस्तान के खूबसूरत लोग जिन्होंने कुछ अच्छे काम किए, वो अब आके कुछ लोगों को पता चला कि यहाँ पे कुछ पाकिस्तान में कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, अच्छे लोग भी हैं। थोड़ी सी तो मार्केटिंग की जो कमी थी। मीडिया प्रोजेक्ट करेगा ना, लोग उसको वैसे ही लेंगे। बिल्कुल। तो वो अब कुछ आके कुछ चीज़ें बेहतर, कुछ अच्छा इमेज, अच्छा चेहरा लोगों को नज़र आया और लोगों को पता चला कि हमारे पाकिस्तान में इतनी बेशुमार अच्छी जगह हैं जो आज तक हमें पता भी नहीं था, हम देख भी नहीं पाए। तो मेरे ख्याल में अगर ये एक अच्छा सिलसिला टू एजुकेट द नेशन, ये अगर सिलसिला डिस्कवर पाकिस्तान ने शुरू किया, दैट्स ग्रेट, और इसके रिजल्ट्स भी इंशाल्लाह नहीं, अगले आपने से बहुत जरूर ही आएंगे। बेहतरीन तरीके से इस पहलू पे बात की। मजीद आपसे जानेंगे और जाफरी साहब आपसे भी मैं इसी बात के हवाले से पूछूंगी। एक बिहेवियर देखा जाता है हमारी सोसाइटी में, खूबसूरत जगह तब तक खूबसूरत रहती है जब तक आप उसको खूबसूरत रखते हैं, लेकिन एक आम तौर पे एक बिहेवियर सामने आता है हमारी पब्लिक का कि वो जहाँ जाते हैं गार्बेज फेंक देते हैं, पिकनिक के लिए जा रहे हैं खूबसूरत जगह पे, अपनी फैमिली के साथ इंजॉयमेंट के लिए जा रहे हैं, लेकिन वो इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते कि कहीं पर अगर वो बैठे हुए हैं तो वहाँ से आपने अपना सारा लेफ्ट ओवर उठा के उठना है। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे और इसमें हम बेहतरी किस तरह ला सकते हैं? ये तो मेरा ख्याल में बेसिक प्रॉब्लम है हमारे यहाँ। बिल्कुल। और हम रोड पे हैं तो हमें ट्रैफिक सेंस नहीं है। Exactly. बड़ी बड़ी गाड़ियाँ अल्लाह ने दी, लेकिन हमें नहीं पता कौन सी लेन में जाना है और इशारे पे रुकना या नहीं रुकना। सिमिलरली हमने जो भी गाड़ी में कुछ खाया पिया और देखा नहीं, उसको बाहर फेंक दिया। ये हमें जो बड़ी निचली सतह पे ना लोगों को इखलाकियात का ना फुकदान है यहाँ पे। इखलाकी तौर पे हमने मुआशी तौर पे या और कई सेक्टर्स में काफ़ी तरक्की की, लेकिन इखलाकी जो पस्ती है ना उसको हम ख़त्म नहीं कर पाए। और एक्चुअली ये जो ये मेरा अपनी ज़ाती राय है, ये बेहतरीन जो इंस्टीट्यूट है ना वो आपका अपना घर है। अगर ये एजुकेशन आपको ये वाली घर से अगर मिले, अगर हम अपने बच्चों को ये चीज़ें बताएं, तो
ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है कि हम इसके टारगेट अचीव ना कर सकें। तो मेरे ख्याल में पेरेंट्स को ये इनिशिएटिव लेना चाहिए और इसकी जिम्मेदारी पेरेंट्स पे है। आप समझते हैं कि कानून साजी भी गवर्नमेंट को जो है इस हवाले से करनी चाहिए? इसमें केपीके में अब जो है बाकायदा इस पे फाइन लगना शुरू हो चुके हैं। कानून साजी तो कानून थे हमारे पास पहले भी बड़े, सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन का हमें फुकदान है। हमारे यहाँ इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहे, कवानीन बड़े हैं, पाकिस्तान में कवानीन बड़े हैं और हमें कवानीन पे अमल दरामद गवर्नमेंट करवाए, इम्प्लीमेंटेशन करवाए और हमें बीइंग अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान हमें अमल दरामद करना चाहिए। और हम यहाँ ना एक माजरत के साथ हमें एक प्रॉब्लम है कि हम कानून पे पाबंद होना या उस पर अमल दरामद करना अपनी तौहीन समझते हैं। ये हमें एक ना हमारे अंदर कुछ चीज़ ऐसी आ गई हुई है जिसकी वजह से ये आपने सही जो है पॉइंट्स उठाया और हम भी अपने प्रोग्राम के ज़रिए ही लोगों को एजुकेट करने की कोशिश करते हैं कि हमें अपने इस मुल्क का ख्याल रखना है, कानून पर अमल दरामद करना है। अमर जाफ़ी साहब से मज़ीद भी बात करेंगे, साइबर की दुनिया के हवाले से भी बहुत से मौज़ूआत पर इनसे डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। तो जी ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और आपको दोबारा से खुश आमदीद करते हैं। हम बात कर रहे थे डिजिटल टूरिज्म के हवाले से और इवेंट्स के थ्रू किस तरह हम जनरेट कर सकते हैं रेवेन्यू। जाफरी साहब मुझे इस हवाले से बताइएगा कि साइबर क्राइम्स की जब हम बात करते हैं तो क्या हैं वो और इनसे बचा कैसे जा सकता है? जी पहली बात तो ये कि वो तमाम जुर्म जो कि साइबर को इस्तेमाल करके किए जाए वो साइबर क्राइम कहलाते हैं टेक्निकली। ठीक है। लेकिन अब एक नया डायलेमा ये हो गया है कि जो नॉन साइबर क्राइम्स हैं, जैसे मर्डर है या किडनैपिंग है या कार स्नैचिंग है, उसका एविडेंस भी अब साइबर के ऊपर आ रहेगा आपकी लोकेशन की वजह से या कैमरों की वजह से। तो अब ये चीज़ जो है ये अब आगे जा रही है। बचने का जो वाहिद तरीका है वो ये है कि एक तो लोगों को पता हो कि साइबर क्राइम क्या है और क्या नहीं है। बिल्कुल ठीक। इनिशियल ज़माने के अंदर लोगों को ये पता नहीं था कि साइबर क्राइम है, तो खैर वो फिर वो ज़माना गुजर गया। अब तो हर एक को पता है साइबर क्राइम लॉज आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा उस पर लोग अरेस्ट हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। एक बुनियादी फ़र्क ये है कि साइबर सिक्योरिटी और चीज़ है, साइबर क्राइम और चीज़ है। ठीक है। देखिए साइबर क्राइम के कवानीन मौजूद हैं और उसकी कॉग्निजेंस जो है वो FIA के पास है, लेकिन जो साइबर सिक्योरिटी है उसकी अभी कोई 4 दिन पहले गवर्नमेंट ने साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी रिलीज़ की है। ये बहुत ज़रूरी है। साइबर सिक्योरिटी क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल एकदम ये सिस्टम आपका बिजली का बंद हो जाएगा, कोई अटैक कर देगा इसके ऊपर, ये बिजली कहीं से आ रही है तो अगर उस पर अटैक हो जाए तो बिजली रुक जाएगी। उसके अलावा हमारे बैंक्स हैं, हमारे इदारे हैं जो काम कर रहे हैं। अब एक अटैक अगर बाहर से आता है तो वो तो पाकिस्तान के साइबर क्राइम लॉज उसको नहीं पकड़ सकते। वो तो कोई ऐसा निज़ाम होना चाहिए कि वो फ़ौरन पता चले कि किस मुल्क से अटैक आया, किसने किया है। तो एक इदारा ऐसा हो जो फ़ौरन उस मुल्क से रब्ता कायम करे हो कि ये क्या है भाई, या यहाँ से कोई अटैक करे बाहर के मुल्कों के ऊपर। तो उसके अलावा ये जो फेसबुक अकाउंट हैक हो जाते हैं, आपके जो आपके नाम से कोई नए अकाउंट क्रिएट हो जाते हैं, ब्लैकमेल करे आपको या थ्रेट्स दे आपको, तो उसकी जो साइबर क्राइम लॉज में जो चीज़ें मौजूद है वो तो अपनी जगह मौजूद है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो अभी डिफ़ाइन होनी ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको कहा कि जो नॉन साइबर क्राइम्स हैं उसके अंदर भी सारा एविडेंस अब वहाँ पे आ चुका है। मैं समझता हूँ कि हमें साइबर पेरेंटिंग की बहुत सख्त ज़रूरत है। बच्चों को घरों में कहाँ पे इंटरनेट देना है, कहाँ पे नहीं देना, ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है मैं समझता हूँ। क्योंकि अगर बच्चा रात को अपने बेडरूम में 4G 5G इस्तेमाल कर रहा है तो वो तो एक्सपोज है पूरी दुनिया के साथ, तो वो देखना पड़ेगा। तो वालिदैन की ज़िम्मेदारी है कि वो कभी कभी हफ्ते में एक दफ़ा चेक कर ले कि उसकी ब्राउजिंग हिस्ट्री क्या है, वो कहाँ पे जा रहे हैं, उसके कॉन्टेक्ट्स कौन से हैं। और साथ ही साथ साइबर सिक्योर पाकिस्तान का जो कॉन्सेप्ट है इसके हवाले से भी हमारे नाज़रीन को बताइए। जी, ये इसको हम कहते हैं CSP साइबर सिक्योर पाकिस्तान। इसको मैं इस वक्त लीड कर रहा हूँ पाकिस्तान में, क्योंकि अब गवर्नमेंट ने तो अभी इस पर काम शुरू किया है। मैं रिटायरमेंट के फ़ौरन ये मैंने काम शुरू कर दिया था। उस पर इस वक्त हम तकरीबन कोई 12 इंटरनेशनल इदारे हैं जो साइबर सिक्योरिटी पे काम कर रहे हैं, हम उनके साथ काम कर रहे हैं। अभी आज से कोई 3 हफ्ते पहले एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल साइबर ड्रिल हुई थी। साइबर ड्रिल क्या होती है समझाने के लिए, जैसे आग बुझाने की ड्रिल्स होती हैं, ये तमाम ड्रिल्स होती हैं। जैसे फायरिंग रेंज के ऊपर आप जाके फायरिंग सीखते हैं, जो हमारे पुलिस के मुतल्लिक़ा लोग होते हैं, तो वो एक्चुअल
चीज़ की तैयारी कर रहे होते हैं कि जब वो एक्चुअल होगी तो क्या होगा, तो साइबर टील उसको कहते हैं, ठीक है। अभी उसमें कुछ 36 ममालिक ने हिस्सा लिया था और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टॉप 3 में पोजीशन आई थी हमारी उसके अंदर। अच्छा, उसमें जो कुछ होता है बड़ा इंटरेस्टिंग होता है कि एक सिनेरियो क्रिएट होता है, जैसे कि रैंसमवेयर का सिनेरियो क्रिएट होता है। रैंसमवेयर ऐसा है कि चलो बच्चा अगवा कर लेते हैं और पैसे मांगते हैं, या किसी को अगवा कर लेते हैं पैसे मांगते हैं। इस तरह लोग आप कंप्यूटर अगवा कर लेते हैं। जैसे आप एक कंप्यूटर पे कोई बड़ी अहम मालूमात है, आपके सारे चीज़ें पड़ी हैं, आपने उसको ऑन किया, लिखा है कि यू आर किडनैप नाउ, रैंसमवेयर। फिर वो उसको कहेंगे जी इतने पैसे फलां जगह भेजें। अच्छा, वो पैसे भी क्रिप्टो करेंसी में मांगते हैं, तो वो फिर पता नहीं चलता। वो अब इदारों पर अटैक आने शुरू हो गए हैं। अब ये ट्रेंड बढ़ेगा क्योंकि इस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से हमारे तमाम निज़ाम कंप्यूटर पे जा रहे हैं। और अब मैं आज सुबह ही एक टेली मेडिसिन कॉन्फ्रेंस में था यहीं लाहौर में, वहाँ गवर्नर साहब भी आए हुए थे। तो वहाँ मेरी टॉक यही थी कि जब ये सारा सिस्टम मेडिकल का आ जाएगा टेली मेडिसिन, तो अभी भी डॉक्टर आप घर से बैठ के दिखा सकते हैं डॉक्टर को, तो इसके अंदर कुछ सोशल इशू आ जाएंगे, कोई एथिकल इश्यूज आ जाएंगे इसके अंदर। देखिए, जब अमेरिका में टेली मेडिसिन शुरू हुई थी आज से कुछ 40 साल पहले, तो उनका एक हिपा लॉ आया था। हिपा लॉ के मुताबिक अगर कोई मुतासा को प्रॉब्लम है, खुदा न खास्ता, तो मैं इनकी मालूमात नहीं ले सकता हूँ। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे कौन से कवानीन हैं, क्योंकि इसमें डेंजर बात यह है कि अगर किसी को किसी की मेडिकल एंटीसिपेशन पर चल जाए तो उससे बिज़नेस डील डेफर कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। तो ये बड़ी चीज़ें हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हम तालीम चली गई है हमारी सारी सिस्टम के उसके ऊपर, बच्चे घरों से बैठ के पढ़ रहे हैं। पहले हम बच्चों को मना करते थे कि आपने सेल फोन पे खेलना नहीं, हम कहते हैं पढ़ो इससे बैठ के। तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है हमारे हिसाब से। आप देखिए, अब कौन सा ज़िंदगी का शोबा है जहाँ पे ये इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो जितना आपका इंटरनेट सिक्योर होगा उतने साइबर क्राइम कम होंगे, ये जितना इनसिक्योर होगा उतने साइबर क्राइम बढ़ जाएंगे आपके। और ये बड़ा फाइन बैलेंस है इसका आपस के अंदर जी। तो ये नहीं, इसके लिए एक तो आपको ऐसा लगता है कानून साजी होनी चाहिए और लोगों को एजुकेट करें, तो हम इसको एक साइबर सिक्योर पाकिस्तान बना सकते हैं। पाकिस्तान की बात हो रही है तो आप घूमने फिरने के तो शौकीन हैं, तो ये बताइएगा पाकिस्तान में कौन सा इलाका है जो आपको पर्सनली बड़ा पसंद है, जहाँ फैमिली के साथ जाना पसंद करते हैं? ऑब्वियसली ज़्यादा रुझान बचपन से ही रहा है लोगों का भी, और हमारा भी शुमाली इलाका जात। ख़ास तौर पे मुझे मरी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं 2 साल वहाँ वैसे रहा भी हूँ। अच्छा। मेरे वालिद साहब की गवर्नमेंट सर्विस थी, तो उनकी पोस्टिंग रही है वहाँ पे, उनके साथ रहा। तो फिर वो सारा शुमाली इलाका और वहाँ की जो नेचुरल ब्यूटी है वहाँ मैंने एंजॉय किया। तो ऑब्वियसली जब अभी मौका मिलता है कोशिश करते हैं हमारा जितने भी नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, अगर हालात और मौसम और ट्रैफिक साजगार है तो ज़रूर जाया जाए। और हमारे यहाँ थोड़ा एक अनफॉर्चुनेट है, अभी रिसेंटली भी हम देख रहे थे, लोग चेक नहीं करते वेदर, ट्रैफिक, ये चीज़ें चेक नहीं करते, और एकदम से ही छुट्टियाँ हुई तो एकदम से सारे लोग निकल गए, तो अभी फिर वो सारा ब्लॉक हो गया और कोई निकल गए। और वो फिर होता ऐसे है कि एकदम से वीकेंड पे सारा वो जो रश एकदम निकलता है ना, तो कोई बंदा अपनी डेस्टिनेशन में भी नहीं पहुंच सकता। तो सो हमें सारी चीज़ों को एनालाइज करके देख के इंफॉर्मेशन लेके, जैसे हमारे टेलीविजन बताते भी हैं वेदर भी और ट्रैफिक की भी चीज़ें, तो हमें थोड़ा अवेयर रहना चाहिए सारी चीज़ों से। तो ये जो टूरिज़्म है, सैर व तफरीह बड़ी हेल्दी एक्टिविटी है बेशक। और ये जो सर अभी फरमा रहे थे हमारे जाफरी साहब, जो अगर आप बच्चों को इस तरफ राग़ब नहीं करेंगे, सैर व तफरीह और ये खेल स्पोर्ट्स जितनी चीज़ें हैं, तो ज़्यादा कंज्यूम करेंगे अपना टाइम मोबाइल पे, तो यहाँ पे बड़े उनके इफ़ेक्ट होने के ख़तरात हैं जनरेशन के। ये साइबर की तरफ डाइवर्ट होते हैं, मुख्तलिफ ऑप्शंस आ रही होती हैं कि आप रातों रात अमीर हो जाएं और ये करें वो और अगर करें। आप हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो भी आपको इफेक्ट करती है, आपके पेन्स निकल आते हैं, आपकी आईसाइट वीक हो जाती है। तो ये हमें अगर इसका कोई जो प्रोडक्टिव या कोई ज़रूरी एजुकेशनल इसका यूज़ की हद तक बच्चों को अगर एक्सेस दें, और बाकी हम उनको ये ज़रा सैर व सयाहत, टूरिज़म और ये सारी चीज़ें, खेल के मैदान हमारे अब वेले पड़े हैं सारे, बच्चे खेल की तरफ आ नहीं रहे। और उसका अब नुकसान देखें ना सर, कि एक टाइम था कि हम ओलंपियन गोल्ड मेडल थे और आज हम क्वालिफाई भी नहीं कर रहे।
अब हम फुटबॉल में कहाँ हैं, हम बैडमिंटन में कहाँ हैं, टेनिस में एक बंदा हमारा सामलक माशाल्लाह उसने चले क्वालिफाई तो किया, खेला भी माशाल्लाह उसने। तो उसके बाकी सारी गेम और क्रिकेट एक हमारे पास बचती है गेम, वो भी इतनी कमर्शियल और इतनी प्रोफेशनल हो गई है, तो बाकी गेम सारी हमने इतनी डेड कर दी हैं और उस तरफ ला नहीं रहे। बच्चों को बताते नहीं, अपनी हिस्ट्री डिस्कस नहीं करते, अपने लेजेंड्स को हम लेकिन इस डिस्कस चीज में नहीं कोई करते। दो राय नहीं है कि पाकिस्तान में बेशुमार टैलेंट है और पाकिस्तानी बच्चे बहुत टैलेंटेड है, राइजिंग स्टार हैं। इस बारे में ज़रा बताइएगा कि आपकी जो फेवरेट डेस्टिनेशन हो, जहाँ पे आप पहले गए हो और अब आपको दोबारा मौका मिले तो आप वापस वहाँ पर जाएंगे पाकिस्तान की। मेरा काफ़ी दिनों से मेरा दिल चाह रहा है कि मैं ना हम एक इवेंट अरेंज करें वादिय सूंस केसर। जबरदस्त। हाँ जी, वहाँ पे एक कल्चरल इवेंट करें, क्योंकि हमारे यहाँ जो जनूबी पंजाब की जो सिंगिंग है ना, फोक सिंगिंग सराइकी टच वाली, वो बड़ी फेमिलियर है, वर्ल्ड वाइड बहुत फेमिलियर है। आप सही कह रहे हैं, तो वो ज़बान इतनी मीठी हाँ, है। एक बहुत मीठी ज़बान है सराइकी। तो मेरा दिल चाह रहा है कि अभी हम सूंस केसर में एक बहुत बड़ा कल्चरल इवेंट वहाँ पे ऑर्गेनाइज करें और अपने जितने हमारे बड़े सिंगर हैं, फोक सिंगर्स हैं, सबको इनवाइट करें और वहाँ पे हम एक अच्छा सा, एक तो वैली भी बड़ी खूबसूरत है और अच्छी बात यह कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब प्रमोट कर रही है, सोन वैली है या कोटली सतियाँ हैं, नई डेस्टिनेशन पॉइंट्स बना रहे हैं। लोगों को इसी तरह से लोग जब आएंगे वहाँ पे, ये सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी पब्लिसिटी है, लोग उसको दिखाएंगे, कोई लाइव चला रहा है, कोई सेल्फी लगा रहा है, तो लोगों को पता चलेगा कि ये भी एक खूबसूरत जगह, खूबसूरत इलाका है। तो हम थोड़ा एक्सपेंड करें इसको ना, टूरिज्म को एक्सपेंड नहीं कर रहे हम, ये यहाँ पे शॉर्टफॉल है थोड़ा। और प्रॉपर, मैं पहले भी यही गुजारिश करना चाह रहा था कि प्रॉपर हम इसको एक टाइटल नाम देके ना, इसको टूरिज्म कल्चरल इवेंट टाइप जो है ना, इस तरह का, तो वो इस तरह के इवेंट्स जब करेंगे तो लोगों को मोटिवेशन होगी, लोगों को पता चलेगा कि ये हेल्दी एक्टिविटी है और कहाँ कहाँ हम जा सकते हैं अपने बजट के हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से, अपनी वेकेशंस के हिसाब से, जितने जैसे भी लोग हैं ना, तो वो उसको मैनेज कर पाएंगे। किसी को जो नॉर्दर्न एरिया नहीं जा सकता, टाइम नहीं है, तो वो यहाँ सूंस के असर चला जाए, कलर कार जाए, ख्यूड़ा माइंस चला जाए, बेशुमार जगह है, हड़प्पा जाए, ये पास में लाहौर के पास हड़प्पा है, तो इस तरह कई चीज़ें, सांगला हिल चला जाए, फैसलाबाद आपका इतना बड़ा सिटी है, और हमने तो टाइम नहीं, अपने लाहौर की सारी जो हमारी जगह हैं हिस्टोरिकल, वो नहीं देख पाए हम। हमारा इतना खूबसूरत है, तो हम अपने शहर को अभी तक डिस्कवर नहीं कर पाए। लेकिन ये एक मोटिवेशन है, मोटिवेशन की तरफ आप आएंगे, लोगों को मोटिवेट करेंगे तो अभी पाकिस्तान की ये कोशिश है कि लोगों को घर बैठे मोटिवेट किया जाए, दिखाया जाए कि पाकिस्तान कितना खूबसूरत है। तो बैग्स पैक करें और जाइए वेकेशन के लिए अपनी फैमिलीज के साथ। आपसे भी जाफरी साहब जानना चाहेंगे, हमने सिक्योरिटी के हवाले से बात की, डिजिटल पाकिस्तान के हवाले से बात की, घूमने फिरने का भी आप काफ़ी शौक रखते हैं, तो लास्ट डेस्टिनेशन जो पाकिस्तान की विजिट की हो आपने? देखिए, मुझे ना नॉर्दर्न एरिया में गिलगित, अच्छा, स्कर्दू, मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात सुनाता हूँ जी। आज से सिर्फ कुछ 5 दिन पहले हमने एक ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस की एप्रिकॉट के ऊपर। जो खुबानी है ना हमारी, इसकी बहुत वैल्यू एड सर्विसेज बन रही हैं। मैं हैरान रह गया कि एक्चुअली ये इवेंट एक्चुअली फिजिकल हो रहा था। ये जगह शीगर, जहाँ पे दुनिया की बेहतरीन खुबानी होती है, तो ये एक्चुअल हो रहा था, हम जीबी गवर्नमेंट की मिल के कर रहे थे। वो कोविड की वजह से गवर्नमेंट ने बंद कर दिया, तो मैंने एकदम कहा सबको, ये आपके लिए भी इंटरेस्टिंग बात है, हमने कहा इसको वर्चुअल करते हैं। तो लोगों को मेरी बात समझ नहीं है कि वर्चुअल कैसे होगा। मैंने उनको समझाया कि इस तरह हमारे पास एक जूम का लिंक होगा, हम लाइव दिखाएंगे। उसके बाद आप मुतासिब यकीन करें, सुबह 9 बजे से लेकर, और मैं बहुत मशकूर हूँ गवर्नमेंट का कि जो वज़ीर-ए-आज़म के ज़राअत के वज़ीर हैं चीमा साहब, वो ख़ुद उसकी इनॉग्रेशन में आए और पूरे दिन हमने एक घंटे के हिसाब से हमने बलूचिस्तान को लिया, हमने लाहौर को लिया, हमने फैसलाबाद को लिया, जहाँ जहाँ खुबानी की वैल्यू एडिड सर्विसेज पे काम हो रहा था, उससे कोई जूस, कोई चीज़ें बने, वो हमने दिखाई एक्चुअली। उसको हज़ारों में उसकी व्यूअरशिप गई है उसकी, और हमें इतना अच्छा उसके ऊपर रिस्पांस आया है कि हम अगला जो है ऑलिव पे कर रहे हैं। अभी आपने सोन वैली की बात की, ऑलिव हमारी इस चकवाल के इलाके की इसकी बहुत बड़ी प्रोडक्ट है। इत्तेफाक से हम ऑलिव ऑयल जो है इंपोर्ट करते हैं। जब लोग कहते हैं भाई इतना ऑलिव होता है, क्यों नहीं इसमें होता, तो कहने का मकसद ये है कि जो टॉपिक अंडर डिस्कशन है, हमें वेरिएशन लानी चाहिए, इनोवेशन लानी चाहिए टूरिज़्म के अंदर, और वो जब ही आएगी जब आप लोकल कम्युनिटी को इन्वॉल्व करेंगे। हमें कॉन्सेप्ट लाए हैं टूरिज़्म स्काउट्स का,
उसमें हम बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं कि वो बड़े डिसेंटली, उनका लिखा होगा टूरिज्म स्काउट्स, एक टीम आई, उसने कूड़ा करकट फेंका, उनके पास गए, शान अंकल आप खैरियत से हैं, अंकल ये ना करें, इस तरह ये चीज़ें खा, बड़ा पोलाइटली। Very nice, very nice. तो ये इनोवेशन लानी पड़ेगी इसके अंदर, और जब तक कम्युनिटी के लोगों को उसका फ़ायदा नहीं होगा, यकीन जाने वो इन्वॉल्व नहीं होगा। आपने बिल्कुल सही बात की, और अब हम भी बार बार यही कहते हैं कि हर एक को इंडिविजुअल लेवल पर जो है काम करना होगा पाकिस्तान के लिए। हम सब चीज़ें जो है गवर्नमेंट के ऊपर नहीं डाल सकते कि गवर्नमेंट ही जो है वो जिम्मेदार है, वही करेगी। तो हम सब लोगों को मिलकर काम करना चाहिए, और इसीलिए हमने एक ख़ास सेगमेंट कंस्ट्रक्ट किया है जिसमें हम सब मिलकर पाकिस्तान के खूबसूरत इलाकों को दुनिया के सामने लेके आते हैं। सेगमेंट है हमारा ट्रेंडिंग टुडे। तो जी इस सेगमेंट में हम पाकिस्तान के उस खूबसूरत मकाम को टॉप ट्रेंड पर लेकर जाते हैं जिस जगह की हमने आपको सैर करवाई होती है। तो आज हमने सैर की है कश्मीर वैली की। आपने ज़्यादा कुछ नहीं करना, अपना सेल फ़ोन उठाना है, अपने ट्विटर अकाउंट पर जाना है और टाइप करना है #डिस्कवर कश्मीर वैली, #डिस्कवर पाकिस्तान, #द मॉर्निंग शो HD, और इसको बना देना है टॉप ट्रेंड। अगर आपके पास ट्विटर अकाउंट नहीं है तो भी परेशान नहीं होना, फेसबुक और इंस्टा के ज़रिए से भी आप ट्रेंड बना सकते हैं। जस्ट अ 15-second act of kindness which can create many jobs, opportunity and definitely country revenue. और जितनी देर में नजफ ने बात की, हम लोगों ने जो है वो ट्वीट भी कर दिया है। अमार चौधरी साहब ने भी अपने ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट किया, मुख्तार साहब ने भी ट्वीट किया। तो आप इनके जो ट्वीट है उनको भी रीट्वीट कर सकते हैं, और जिस तरह के आप जिस सोशल मीडिया हैंडल को यूज़ करते हैं उन सब के ऊपर आप जो है ट्रेंड कर सकते हैं। और मुझे यकीन है कि हम सब जो है इसको आज टॉप ट्रेंड बनाएंगे, पाकिस्तान का एक खूबसूरत चेहरा जो है पूरी दुनिया को दिखाएंगे। अच्छा, कश्मीर वैली आज हमने जो है अमार जाफरी साहब बनाई है अपना टॉप ट्रेंड। मकबूजा कश्मीर की अगर बात करें तो 2 साल बीत गए और हिंदुस्तान ने जो है जो वहाँ पर जुल्म और बर्बरियत की जो उनकी खुसूसी हैसियत ख़त्म की, क्या कहेंगे इस बारे में आप? देखिए, ये इंटरनेशनल लॉ के भी ख़िलाफ़ है। आपको पता है कि कानून पास हो चुका था UN का 48 के अंदर कि हमारी रायशुमारी होगी। अब वहाँ पे रायशुमारी तो दूर की बात है, वहाँ तो बेसिक राइट नहीं है उन लोगों के पास ना। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पे सोशल इश्यूज़ तो थे पहले, अब वहाँ पे लीगल इश्यूज़, उनके बच्चों के इश्यूज़, मेडिकल इश्यूज़ वो पैदा होने शुरू हो गए हैं। एक खौफ की फ़िज़ा है ना, अगर कौमें ज़्यादा अरसा खौफ की फ़िज़ा में रहें, जब वो बच्चे बड़े होते हैं तो वो फिर दूसरे रिटेलिएट करते हैं, जिसकी की बहुत सा ज़रूरत है। मैं समझता हूँ मैं डिजिटल मीडिया को इस्तेमाल करते हुए उन बच्चों को पढ़ाना चाहिए, क्योंकि वो तो इंडियन गवर्नमेंट तो ये नहीं कर रही उनके लिए। अब ये जो वहाँ की सियासी हालात हैं वो तो ज़ाहिर हमारा फॉरेन ऑफिस डील कर रहा है, लेकिन हमें पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट पैदा करना चाहिए उनके साथ। वो कर सकते हैं कि सोशल मीडिया पे कर सकते हैं, बाकी चीज़ों पे कर सकते हैं। वो हमारे भाई हैं, मुसलमान भाई हैं हमारे, और कानून के मुताबिक वो वहाँ पे रायशुमारी होनी है। और अब तो उनकी मईशत जो है उसको भी तबाह किया जा रहा है। मुख्तार साहब, आपका भी मैं इस पर ओपिनियन लेना चाहूँगा। इतना खूबसूरत जन्नत नज़ीर इलाका है, आज़ाद कश्मीर में तो लोग आज़ाद फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं, कि मकबूजा कश्मीर के हमारे बहन भाइयों के लिए क्या कहेंगे? जी, ऑब्वियसली ये जो इंडिया ने शब खून मारा हुआ है मुसलमानों पे, और हज़ारों की तादाद में जानें ज़ाया हुई, हमारे बंदे वहाँ पे शहीद हुए मुसलमान, तो खूबसूरती को मसख किया हुआ है उन्होंने। एक रिजिडिटी, एक अना की, उनकी ज़िद की। हालांकि अक्सरियत राय का एक कवानीन भी है, उस पर खुद है उसको और पूरी दुनिया देख भी रही है इन मज़ालिम को, और बस अपने अपने मफादात के लिए चुप हैं, और कोई फोर्स नहीं कर रहा, कोई सफारती कोई प्रेशर नहीं डाल रहा इंडिया पे कि इन गरीबों को जीने का हक दें। हाँ, बिल्कुल सही। जीने का हक दें। एक इंसान अगर ज़मीन पे आया है तो उसकी जो तबीई ज़िंदगी है उसका हक है, उसका राइट है, फंडामेंटल राइट जो है वो कोई भी यूज़र्फ नहीं कर सकता। तो उनकी जो उनको आज़ाद फ़िज़ा में सांस लेने दें, उनको ज़िंदा रहने दें, उनको अपनी मर्ज़ी से जीने दें। तो उनके इस तो जो उनका जो ये एक्ट है ज़ालमाना, हम उसको कंडेम करते हैं, और हमारी गवर्नमेंट भी हर फॉर्म पे कंडेम करती है उसको ऑब्वियसली। और ये इंशाल्लाह सून
अल्लाह ताला उनकी ज़रूर मदद करेगा और वो भी आज़ाद फज़ा में हमारी सांस दुआएं उनके लेंगे साथ और हैं जी, हमारी बहुत हमेशा शुक्रिया। हम दुआ करते हैं उनके लिए। बहुत Thank you so शुक्रिया much. मुख्तार Thank you so चौधरी much. साहब। It's nice to have you here. It's nice to have you here. हमें उम्मीद है कि ये जो हालात मकबूजा कश्मीर पे हैं वो हल हो जाएंगे और साथ ही साथ वो आज़ाद फिजा में सांस ले सकेंगे। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं मत हमारे जाइए। साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक और अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट इंस्पायरिंग वुमेन की जानिब। इस सेगमेंट में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं एक इंस्पिरेशनल वुमन से, जानते हैं उनकी सक्सेस स्टोरी, किस तरह उन्होंने हर्डल्स का मुकाबला किया और आज इस मुकाम पर हैं कि हमारे सेगमेंट में आई हुई हैं। आपको बताते हैं इनके हवाले से जिस शख्सियत ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है, एंटरप्रेन्योर हैं, फैशन डिज़ाइनर हैं, इसके साथ साथ होम्योपैथिक फिजिशियन हैं और सर्टिफाइड होम्योपैथिक डर्मा भी हैं। आज हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है डॉक्टर कायनात गौहर ने। डिस्कवर पाकिस्तान के द मॉर्निंग शो में आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप कैसी हैं? ज़बरदस्त। अच्छा डॉक्टर कायनात, ये बताइए, फैशन डिज़ाइनिंग, फिर होम्योपैथी, फिर आप यूर एन एंटरप्रेन्योर, इतने सारे काम एक साथ कैसे कर लेती हैं? मैनेज हो जाते हैं। शौक की बात होती है, पैशन हो तो सब कुछ साथ साथ हो जाता है। एक्चुअली आई स्टार्टेड फ्रॉम द होम्योपैथिक। मैंने यहाँ पे एजुकेशन स्टार्ट की फॉर द होम्योपैथिक, लेकिन साथ साथ फिर एंटरप्रेन्योरशिप भी स्टार्ट हो गई, सोशल वर्किंग स्टार्ट हो गई, फैशन डिज़ाइनिंग का भी शौक था तो वो भी साथ ही परस्यू किया। तो ड्यूरिंग माई हाउस जॉब आई डिड माई फैशन डिज़ाइनिंग भी, तो सब कुछ साथ साथ इंशाल्लाह पैशन होना चाहिए बस। बिल्कुल, तभी तो आप आज की हमारी इंस्पायरिंग वुमेन हैं। मुझे इस हवाले से बताइए, होम्योपैथिक डिग्री के हवाले से बताएं मुझे, हमारे नाजरीन को भी बताइए किस तरह ये कहा तो ये जाता है कि एलोपैथिक ज़्यादा असर देती है और आपकी जो पेन है जल्दी आपको रिलीफ हो जाता है, लेकिन होम्योपैथिक ज़रा स्लो प्रोसेस है। इज़ दैट ट्रू? दैट्स ट्रू इन सम केसेस। ठीक है, अगर मैं हमेशा यही हम लोग रिकमेंड करते हैं कि होम्योपैथी बहुत अच्छा तरीका इलाज है, लेकिन होम्योपैथ अच्छा होना चाहिए। अच्छा। ठीक है, अगर आपका डॉक्टर का सिलेक्शन बहुत अच्छा है, आपके डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, तो ऑब्वियसली होम्योपैथी बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। लेकिन जहाँ तक बात है स्लो की और इंस्टेंट रिलीफ की, हमारी आवाम को वैसे भी कुछ चाहिए होता है कि लाइक अभी हमने मेडिसिन ली और हम अभी फ़ौरन से ठीक हो जाए। ठीक है, हम बहुत जल्दबाज हैं इस मामले में, जबकि होम्योपैथी जो है एक्चुअली आपकी रूट कॉज को टारगेट करती है कि आपकी बीमारी की वजह क्या है। ठीक है, इनकेस आपको अगर सर दर्द हो रहा है तो हम सर दर्द की मेडिसिन नहीं देते हैं, हम लोग उसकी रूट को ट्रीट करते हैं। अगर आपकी वजह एक बार ठीक हो जाए, ठीक है, उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन आपकी एक बार वजह ठीक हो जाए तो आपको बार बार हेडेक का इशू ही नहीं आता। तो ठीक है, वो परमानेंट क्योर है, बहुत स्लो भी नहीं है, डॉक्टर अच्छा हो, मेडिकेशन अच्छी है, तो वो जल्दी आप ठीक हो जाते हो। तो आपने जैसा बताया, एक तो मुझे ये बताइएगा हाउस जॉब जो है वो होम्योपैथी में होती है? जी बिल्कुल, हाउस ऑफ होम्योपैथिक में है। हमारे पास होम्योपैथिक में अब तक डिप्लोमा कोर्सेज थे, लाइक डिप्लोमा इन होम्योपैथिक मेडिकल साइंसेज। अब हमारे पास आ चुके हैं बैचलर्स इन होम्योपैथिक मेडिकल साइंसेज। तो जो डिप्लोमा कोर्सेज थे उनके 6 मंथ्स हाउस जॉब उनके लिए रिकमेंडेड है, कंपल्सरी है। एंड हमने जो की है दैट्स फॉर इन द बैचलर्स इन होम्योपैथिक मेडिसिन 1 ईयर हाउस जॉब। अच्छा, तो ये एंटरप्रेन्योर का जो सफ़र था ये आपने कब शुरू किया? एंटरप्रेन्योरशिप का एक्चुअली आई गॉट अ कॉल फ्रॉम द लम्स, अर्बन यूथ प्रोजेक्ट था उनका एक, उसके लिए उन्होंने कुछ वॉलंटियर्स ऑल ओवर लाहौर लिए थे। उनमें से आई वाज द लकी वन, आउट ऑफ 26 पीपल आई गॉट द कॉल। और उन्होंने कुछ स्टूडेंट सेलेक्ट किए और फुल लाहौर में से उन्होंने कुछ एंटरप्रेन्योरशिप पे जो है वो क्लासेस दी थी, सेशंस थे, तो वो मैंने अटेंड की थी। और उसके बाद आई स्टार्टेड माई स्टार्टअप ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स एंड स्किन एंड हेयर केयर प्रोडक्ट्स विद नेम ऑर्गेनिक क्योर, तो उसके साथ ही स्टार्ट हो गया। अच्छा डॉक्टर कायनात, हमारे नाजरीन को इस बारे में बताइएगा, जब हम होम्योपैथिक की बात करते हैं और दूसरी तरफ अगर हम फैशन डिज़ाइनिंग की बात करें तो इसमें क्रिएटिविटी चाहिए, इनोवेशन चाहिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करना होता है, और दूसरी तरफ डॉक्टर की डिग्री में आपको पढ़ना है, रिसर्च करनी है और फिर पढ़ना है, तो दोनों ही डिफरेंट है। तो कैसे आपने इसको मेनटेन किया, किस तरह टाइम को मैनेज किया? ठीक है, ऐसा था कि फैशन का शौक इस तरह साइड से था, क्योंकि मुझे पेंटिंग का, स्केचिंग का मुझे शौक था अच्छा। फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग। लाइक हम जब ड्राइंग करते थे तो पेंटिंग का मुझे शौक था।
तो उसके बाद चूँकि पेंटिंग फैशन डिज़ाइनिंग के साथ रिलेट होता है, तो मुझे चूँकि उनकी क्लासेस भी लेनी थी, तो आई स्टार्टेड माई फैशन डिज़ाइनिंग विद हाउस जॉब। वो बहुत टफ रूटीन थी, बहुत टफ, लाइक अर्ली इन द मॉर्निंग 8 मुझे जाना होता था फैशन डिज़ाइनिंग, वहाँ से लीव लेके मुझे हाउस जॉब पे जाना, वहाँ से क्लिनिक जाना, बहुत टफ टाइम था, लेकिन बहुत अच्छा भी था, क्योंकि उसमें जो चीज़ें मैं सीखना चाह रही थी, वो स्केचिंग, पेंटिंग, डिफरेंट कलर्स, मेरे पास कलर्स होती है, क्रिएटिविटी थी, डिफरेंट चीज़ें, तो वो शायद उसी वजह से ही जो मेरा हॉस्पिटल और क्लिनिक और इन चीज़ों का स्ट्रेस था, वो काफ़ी हद तक जो है वो मैनेज हो गया अच्छा, था। आप इतनी बिजी होती हैं तो क्या घूमने फिरने का भी शौक रखती हैं? बहुत ज़्यादा। लास्ट डेस्टिनेशन जो विजिट की हो? हाँ, लास्ट आई विजिट टू नड़। अच्छा। हाँ, ऑलमोस्ट 4-5 डेज पहले मैं नड़ गई थी। दैट वाज कहूटा से आगे जाके कोटली सत्या टू कोटली अच्छा, सत्या, या how's the आई हैव बीन टू experience? नड़। इट वाज वेरी गुड, वेरी गुड। लेकिन एक थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो कि वहाँ पे भी, मतलब वहाँ पे नहीं, हर हमारे जो टूरिज्म साइट्स हैं तो वहाँ पे इम्प्रूव होनी चाहिए फर्दर कुछ। मसलन आप सजेस्ट कर सकती हैं? हाँ बिल्कुल, ख़ासतौर पे मैं बहुत इस चीज़ के बारे में, हमें भी कुछ थोड़ा बहुत इशू हुआ इस बारे में कि टूरिज़म साइट्स हमारे माशाल्लाह बहुत अच्छी सी डेवलप कर दी गई, और ख़ासतौर पे डिस्कवर पाकिस्तान जिस तरह उनको दिखा रहे हैं, तो अब दिल करता है उसी जगह दोबारा जाके एक दफ़ा फिर देख के आएं, यही ठीक है? हमारी कोशिश है। क्योंकि वो इतना डिटेल और इतना वो इंटरेस्टिंग तरीके से उन्होंने इसको एक्सप्लोर किया। तो आई थिंक कि हर टूरिज़म साइट पे कुछ ना कोई मोबाइल और मैकेनिक शॉप्स होनी चाहिए, क्योंकि कहीं पे भी कोई ना कोई कार ब्रेकआउट हो सकता है, बिल्कुल। कोई इश्यूज हो जाते हैं नॉर्मली, क्योंकि बहुत स्टीप एरियाज़ हैं और मोस्टली जो है वहाँ पे आपकी टायर्स का इशू हो जाता है, किसी ना किसी चीज़ का इशू हो जाता है। तो हमारे पास नेशनल हाईवे की तरफ से मोबाइल सर्विसेज हैं जो आके बहुत दूर पड़ती हैं, बहुत दूर पड़ जाती हैं। लाइक मेजर, अगर आपकी कहीं पे ऐसी जगह पे, टूरिज़म जगह पे आपकी गाड़ी ख़राब हो भी जाए, तो वो आपको कहते हैं कि आपको मेन शहर में जाके वहाँ से मैकेनिक लाना पड़ेगा, या वहाँ लेकिन अब डॉक्टर कायनात काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो रहा है, हम टूरिज्म को प्रमोट भी कर रहे हैं, साथ ही साथ गवर्नमेंट भी काफ़ी फोकस दे रही है इस चीज़ को, ताकि मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी दुनिया को बताया जा सके कि पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है। इस हवाले से, अपनी फील्ड के हवाले से मज़ीद बताइएगा, जब आप पेशेंट्स को डील करती हैं, ज़्यादा मसाइल क्या देखती हैं? मसाइल सबसे पहले अक्सर लोगों को ट्रस्ट इश्यूज होते हैं विद होम्योपैथी एंड एलोपैथिक्स, ठीक है? सबसे पहले वो आके हमसे पूछते हैं, हम ठीक तो हो जाएंगे, लेकिन और ये क्या होता है कि होम्योपैथी में हमारे पास पेशेंट्स आते हैं ना, वो हर तरफ से मायूस होके आते हैं। वो एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेके, वो हकीमी ट्रीटमेंट करवा के, घरेलू टोटके करके उसके बाद हमारे पास आते हैं कि अब ये ट्रीटमेंट भी चेक कर लिया जाए। और बहुत सी अब ऐसी कम्युनिटी है, पहले अवेयरनेस नहीं थी, अब बहुत अवेयरनेस है। लाइक जो बहुत अच्छी फैमिलीज़ वाले भी हैं, तो वो होम्योपैथिक ही प्रेफर करते हैं, खासतौर पर बच्चों की ट्रीटमेंट के लिए, या एलर्जीज के लिए बहुत एलर्जीज़ के लिए, एलर्जीज़ है, किडनी डिजीज़ के लिए बहुत इफेक्टिव मेडिकेशंस हैं। डायबिटीज़ का इलाज है? डायबिटीज़ भी मैनेज हो जाती है, ठीक है? डायबिटीज़ बीमारी कैसी है कि वो मैनेज हो सकती है, वो ठीक नहीं हो सकती। अच्छा, ये बताइएगा, आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं ऑर्गेनिक प्योर, ये होम्योपैथिक बेस्ड हैं? इट्स ऑर्गेनिक बेस्ड, ऑर्गेनिक बेस्ड हैं, ऑर्गेनिक है, ठीक है। yes. और ये मतलब Like उसमें प्लांट सोर्सेज की चीज़ें ही यूज़ हुई हुई हैं। ठीक, और उसमें खास तौर पे सिर्फ स्किन और हेयर ट्रीटमेंट? हेयर मेजरली, यस। लेकिन होम्योपैथिक में काफ़ी रेशियो का ख्याल रखना पड़ता है कि कितना कॉन्सेंट्रेटेड आप कौन सा केमिकल यूज़ कर रहे हो और उसके साथ डाइल्यूट आप यूज़ करते हो। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए तो क्या समझती हैं कि आपको उसका साइड इफ़ेक्ट हो सकता है? हल्का फुल्का होता है, नो डाउट। डोजेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आमतौर पे होम्योपैथी को बड़ा सेफ समझा जाता है। हाँ, ये चीज़ बहुत गलत कंसेप्ट है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि होम्योपैथी का कोई नुकसान नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, लेकिन अगर आप सेल्फ मेडिकेशन करें या किसी एक बीमारी के लिए गलत मेडिसिन यूज़ करें, तो ऑब्वियसली वो आपको साइड इफ़ेक्ट्स ही हुए, जो अगर आपको इसके इफेक्ट्स आते हैं। तो इसलिए होम्योपैथी के बारे में लोग एक तो सेल्फ मेडिकेशन बहुत ज़्यादा करते हैं कि ख़ुद से ले ली, इस्तेमाल कर ली, ना उसकी डोजेज का कुछ पता है। और हमारे होम्योपैथिक में डोजेज बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से ली जाती है। अगर कहीं पे 2 ड्रॉप्स रिक्वायर्ड है, तो वो 10-10 कतरे या 20-20 कतरे का टाइम पीरियड नहीं चलता है कि कितने ड्रॉप गिरे ग्लास के अंदर। Exactly मतलब ऐसे। यहाँ तक कि वो बहुत दफ़ा पेशेंट्स को कहने के बावजूद भी वो आते हैं, तो मतलब दर्द ज़्यादा हो रही थी तो उसने कतरे डाल दिए। तो ये बताइए चीज़ हो कि जाती है। फैशन डिज़ाइनिंग का जो अभी तक आपका सफ़र है वो कैसा रहा है, और क्या क्या आप डिज़ाइन कर रही हैं? फैशन डिज़ाइनिंग को अभी तक इतना ज़्यादा परस्यू नहीं किया हुआ, लेकिन कुछ हद तक ड्रेसेस डिज़ाइनिंग तक ही है, या फिर उसको मैं ज़्यादातर उसको मैंने क्योंकि स्केचिंग या पेंटिंग साइड पे रखा हुआ है, तो यस आई डू। इसके फ्री टाइमिंग में मैं पेंटिंग करती हूँ, स्केचिंग करती हूँ। फैमिली तो को भी ये सब टाइम कुछ। देती हैं, मतलब ये सारा टाइम सिर्फ काम को चला फुल जाता टाइम है? साथ साथ है। हाँ, वो फुल टाइम मतलब साथ साथ। आपने प्रूव कर दिया है कि इतनी सारी फील्ड्स को साथ लेकर चलते हुए भी आप फैमिली को मैनेज कर सकते हैं, फैमिली को टाइम दे सकते हैं, तभी तो आप हमारी आज की इंस्पायरिंग वुमन
वुमन है। मज़ीद इस हवाले से बताइएगा, हम जानना चाहेंगे कोई ऐसी पाकिस्तान को विज़िट किया हो, ऐसा एरिया, ऐसा कोई इलाका जहाँ पे आपको दोबारा टाइम मिले तो आप वापस जाना चाहेंगी? आई थिंक सो पूरा पाकिस्तान ही इतना खूबसूरत है कि वहाँ पे बार बार विज़िट किया जा सकता है। और ख़ास तौर पे जिस जगह मैं रहती हूँ, एक्चुअली आई एम फ्रॉम टेक्सला, ठीक है। टेक्सला खुद एक बहुत बड़ा टूरिज़्म साइट है। वहाँ तो बाकायदा एक पूरी हिस्ट्री है उसकी। एग्जैक्टली, पूरा आर्कियोलॉजिकल साइट सारे वहीं पे हैं। दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी वहाँ पर है, जोलिया के नाम के साथ। गंधारा की जब हम गंधारा बात करते हैं तो civilization, उस सिविलाइजेशन का जो है कैपिटल था एग्जैक्टली, वहीं पे टेक्सला म्यूजियम, डिफरेंट उसके साइट्स हैं, सारे आर्कियोलॉजिकल साइट्स। तो वहाँ पे बचपन से आई एम लिविंग देयर फ्रॉम लास्ट 20 ईयर्स। तो हमारा फुल टाइम ही वो ग्रीनरी और इन चीज़ों के साथ या सिविलाइजेशंस के साथ गुजरा हुआ है। तो इसके साथ भी हमारा जो है वो टूरिज़्म का और इन चीज़ों का बहुत शौक रहा है। तो नेचर जो है किस हद तक इंस्पायर करती है आपको? और जैसा हम हमेशा कहते हैं कि नेचर जो है वो आपके माइंड के लिए, आपकी सोल के लिए और आपकी फ़िज़िकल सेहत के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप क्या कहेंगी इस पर? बिल्कुल ठीक बात है। मतलब इनफैक्ट यहाँ तक कि आप ज़रा सा डिप्रेस हो और आप बहुत एक अच्छे इन्वायरमेंट में, एक अच्छे पार्क में आप वॉक करके आ जाए तो आई थिंक आपकी 50 to 90% जो आपका डिप्रेशन है वो काफ़ी हद तक रिलीफ हो जाता है। तो it's बीइंग no अ doubt- डॉक्टर आप क्या सजेस्ट करेंगे लोगों को, कितने अरसे बाद जो है वो ट्रैवल करना चाहिए, निकलना चाहिए? ट्रैवल बहुत करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हमारे यहाँ एक अब ये कंसेप्ट है कि हम लोग अगर स्टूडेंट्स हैं तो वो पढ़ाई की तरफ लगे हुए हैं, या अगर कोई जॉब्स, वर्किंग वुमेन भी हैं, वर्किंग मेल्स हैं तो वो जॉब्स करके, तो अपने लिए वीकेंड पे एक दिन ज़रूर, ख़ासतौर पे मतलब 2 महीने बाद ना सही 5 महीने बाद कर लें, लेकिन एक ब्रेक ज़रूर होना चाहिए। ठीक। आप जस्ट एक दिन हम कहीं घूम के आ जाएँ या खूबसूरत जगह पे आप कोई भी अच्छी लोकेशन आप देख के आ जाएँ तो वो आपके लिए बहुत हेल्थ के लिए एक बहुत सूदिंग होता है फॉर योर सोल। तो ज़रूर उनके लिए मैसेज है कि वो ज़रूर अपने टाइम निकालें और कहीं ना कहीं ज़रूर घूम के आएँ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कायनात गौहर, आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें की और बहुत शुक्रिया। सजेशन भी दी कि किस तरीके से हम चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। इस तरह इन्होंने बताया कि हाँ, कुछ स्पॉट्स होने चाहिए ताकि अगर कोई आपकी गाड़ी को मसला हो गया तो आप फौरी तौर पर जो है अपना काम करवा सकते हैं। और जिस तरह के इन्होंने इंस्पायर किया कि हमारी ख़वातीन जो है वो बैक वक्त कितने काम जो है कर रही हैं, तो कीप इंस्पायरिंग अस, हम तो यही कहेंगे आपको, और लोगों को भी इंस्पायर करें। और आप मल्टीटास्कर हो सकते हैं। यहाँ पे वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, भी बहुत सारे सेगमेंट्स बाकी है, हमारे साथ रहिएगा। कहीं मत जाइए। ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और आपको खुशामदीद कहते हैं। आगे चलते हैं और शामिल करते हैं नेक्स्ट सेगमेंट, फैशन क्रेज। जी, इस सेगमेंट में हम बात करते हैं फैशन के हवाले से क्या चीज़ ट्रेंड के अंदर है, और हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद होती हैं जिनका ताल्लुक फैशन इंडस्ट्री से होता है। आज हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है। ही इज़ अ फैशन मॉडल, एक्टिंग भी करते हैं, एंकरिंग भी करते रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में हैं गौस गोंदल। गौस, वेलकम टू द मॉर्निंग शो एट डिस्कवर पाकिस्तान। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त, आप भी बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं। तो आज फैशन से रिलेटेड ही आपसे बात करेंगे। बताइए आजकल ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं और किन ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं? ट्रेंड्स जो है फैशन के, जो फैशन बेसिकली एक सेंस है वो ये है कि बहुत कम लोगों को इसकी सेंस होती है मोस्टली। तो फैशन इटसेल्फ इज़ अ सेंस, जो जिस तरह सेंस करता है उसको उस तरह से स्टाइल कर ले तो फैशन हो जाता है। कहा जाता है जो कॉन्फिडेंस है काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है फैशन को कैरी करने के हवाले से भी और किसी चीज़ को परसीव करने के हवाले से। इज़ दैट ट्रू? डेफिनेटली कॉन्फिडेंस जो है वो हर चीज़ के लिए बहुत मैटर करता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं होगा आप कुछ नहीं कर सकोगे, आपका विजन स्ट्रांग नहीं होगा, फोकस नहीं होगा आपसे। तो कॉन्फिडेंस जो है वो तो की है हर चीज़ की। तो फैशन के लिए नो डाउट यू हैव अ गुड क्वेश्चन कि फैशन के लिए बहुत ऑड भी हमें जाना पड़ता है, तो उसके लिए कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। तो हम जो भी कैरी करें उसको कॉन्फिडेंस से कैरी करें। अच्छा, आप मतलब फैशन के हवाले से तो मज़ीद आपसे बात करेंगे। पहले मुझे ये बताइएगा कि कब आपने एज अ फैशन मॉडल जो अपने करियर का आगाज़ किया? तो जी ऐसा है कि मुझे बचपन से शौक था। आप ये कह सकते हैं कि मेरे बाबा से ही मुझे ये चीज़ मिली थी, क्योंकि मेरे बाबा जो हैं वो खुद भी एक फैशन स्टाइलिस्ट रह चुके हैं अपने टाइम के बीच में। जिस तरह से मेरी पर्सनैलिटी है एग्जैक्ट बैक टू द फ्लैश, जब वो जवान थे तो उनकी भी एग्जैक्ट इसी तरह पर्सनैलिटी थी। तो मुझे बाय बर्थ ये चीज़ मिली है अपने अंदर, इनहेरिटेड थी मेरे अंदर। तो मुझे ये पता तब चला जब मैं कॉलेज से निकला, तो आई फिगर आउट कि मुझे अब कुछ करना चाहिए।
तब मुझे याद है कि एक सॉन्ग आया था जस्टिन बीबर का, बेबी बेबी। तो मेरे बाल जो थे वो टोटली मेसी से थे और लाइक फ्लिक निकला हुआ था इस तरह से जस्टिन बीबर की तरह। तो मेरे दोस्तों ने मुझे ना लाइक मिनी जस्टिन बीबर कहना शुरू कर दिया उस टाइम में। तो देन आई फिगर इट आउट, मैंने एक प्ले किया उस टाइम। तो मुझे लगा कि यार अब ये टाइम है कि मुझे ज़रा थोड़ा सा ना अपने लिए कुछ देखना चाहिए। तो वो देयर वाज अ टाइम जब मैंने इंडस्ट्री के बीच में कदम रखा 2011 में, और तब से लेके अब तक काम कर रहे हैं। अच्छा, आप एक्टिंग भी करते हैं, मॉडलिंग भी करते हैं, दोनों में से ज़्यादा डिफ़िकल्ट किसको या चैलेंजिंग किसको महसूस करते हैं? चैलेंजिंग हर काम होता है मेरे पर्सपेक्टिव। आप जितनी भी चीज़ें देखें, कोई भी काम होता है वो इतना इजी नहीं होता। ठीक है। उसके लिए चैलेंजेस होते हैं, उसके लिए बहुत टफ टाइम देना पड़ता है। सबसे जो मेन चीज़ है ना वो ये है कि आपका इंटरेस्ट क्या है। सही। जो इंटरेस्ट होता है उसी में आप अपनी एफर्ट पुट करते हो तो उसके चैलेंजेस आपके लिए बड़े आसान हो जाते तो हैं। आपका इंटरेस्ट क्या है? मेरा इंटरेस्ट स्क्रीन है। स्क्रीन है। स्क्रीन है, यस। तो स्क्रीन में मॉडलिंग है, एक्टिंग है, एंकरिंग है, कुछ भी है। तो मेरा इंटरेस्ट ये है बेसिकली। अभी तक क्या मतलब कैसा एक्सपीरियंस रहा, ये बताइएगा कि आपके जो फेवरेट फैशन डिज़ाइनर हैं इस वक्त इंडस्ट्री में वो कौन है? यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। वेल मैंने अभी एज अ फैशन डिज़ाइनर किसी के साथ काम किया है, तो वो है नीलोफर शाहिद। अच्छा। उनका मैंने ब्राइडल किटो वीक का फैशन शूट किया था। तो अभी तक तो सो फार सो गुड उनके साथ ही है। और अगर आप पूछें मुझसे कि मैं किसके साथ करना चाहूँगा अगेन फ्यूचर में, तो देयर इज़ वन जो कि है मुनीब नवाज। और जो- ख़ास तौर पे मैन शूटिंग के पे काम कर रहे हैं। वो एक करेक्टर को बहुत डीपली ब्रीफ कर सकते हैं थ्रू, और उनकी जो अपनी डिज़ाइनिंग है उसके थ्रू। देयर इज़ अनदर वन जो कि मेरा फेवरेट है, मोहसिन नवीद रांझा, जिनके साथ मैंने ब्राइडल किटो PFDC किया था मैंने उनके साथ। अच्छा। दैट वाज माय लाइक फर्स्ट एंड लाइक यू कैन से कि बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था उनके साथ, क्योंकि उनके जो आउटफिट्स थे दे आर टोटली अमेजिंग। और उनकी जो फिटिंग्स हैं, जिस तरह से वो एक बेसिक अपने फैशन को डिज़ाइन करके कॉन्सेप्ट दिखाते हैं इंडस्ट्री के बीच में, वो टोटली डिफरेंट है। उस तरह का काम मेरी नज़र में अभी तक किसी डिज़ाइनर ने नहीं किया। कर भी रहे होंगे, लेकिन मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि मोहसिन नवीद रांझा जो है इज़ द वन गाय। अच्छा, आपका ज़्यादा इंटरेस्ट जैसे कि आपने बताया कि आपका स्क्रीन पे है, आप स्क्रीन पे आना चाहते हैं, तो मॉडलिंग हो, एक्टिंग हो या एंकरिंग हो, तो उसके लिए आपको फिट भी रहना पड़ता है, अपना बहुत सारा ख्याल रखना पड़ता है, आपकी प्रॉपर डाइट होती है। तो अपना कितना ख्याल रखते हैं और क्या स्टेप्स फॉलो करते हैं फॉर दैट? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एक स्क्रीन पे रहने के लिए, क्योंकि आप लोग भी इस चीज़ को समझते हैं, आप लोग भी स्क्रीन पे रहते हैं। बेशक। आप स्क्रीन की एक खसूसियत है, मैं ये कहता हूँ कि मतलब हम लकी हैं कि हमें इस तरह का प्लेटफॉर्म मिलता है। इसकी एक जो खसूसियत ये है कि आप लाइक अगर आपका फेस पे इतना भी अगर लाइक बल्क है ना, तो वो बहुत ज़्यादा नज़र आता है। एग्जैक्टली। तो कुछ लोगों को इस चीज़ का नहीं आइडिया, कि लोग कहते हैं, घर वाले मोस्टली कहते हैं कि तुमने क्या करना है, तुम परफेक्ट हो, तुम्हें सही है, तुम्हें ज़रूरत नहीं है, तुम खुद ओवर थिंक करते हो इस चीज़ को। तो उनको ये चीज़ नहीं समझाई जा थोड़ा सकती। सा आपकी बात के साथ रिलेट करना चाहूँगी, अगर आपका साइज ऐसा है, आप पतले हो और स्किनी हो, लेकिन आप स्क्रीन पे काफ़ी बिग नज़र आओगे कि अच्छे हाथ से आपके 10 साथ। kg आपका ज़्यादा हो जाता है। ज़्यादा हो जाता है। Exactly. Exactly, ये कैमरे की ब्यूटी है। मैं इसको ब्यूटी कह सकता हूँ, क्योंकि इसके बगैर जो है वो आप ऑब्वियसली स्क्रीन पे जब आप आते हो तो स्क्रीन पे आपको आगे बहुत अपने आप को मेंटेन दिखाना पड़ता है, क्योंकि ऑब्वियसली आप इंस्पायरेशंस हो लोगों के लिए, लोग आपको देखते हैं, आपको फॉलो करते हैं। तो ये समहाउ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को फिजिकली और मेंटली, ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, लोगों को इस चीज़ का नॉर्मली आइडिया नहीं है। तो मैं जब भी कहीं पे भी जाता हूँ, तो मैं मुझसे कोई पूछता है कि अगर आपको लाइक आपकी फील्ड ऐसी है तो आपको फिजिकली जो है वो बड़ा एक्टिव रहना पड़ता है, फिजिकली फिट रहना पड़ता है, फ्रीक हो जाते हैं। मैं कहता हूँ कि यार दो चीज़ें हैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। एक चीज़ ये है कि ये फिटनेस सिर्फ मेरी फिजिकली नहीं होती है, ये मेरी मेंटली होती है, क्योंकि हमारी जिस तरह की जनरेशन्स चल रही हैं, जिस तरह की हमारा भी सूरत हाल चल रही है, कोविड भी है, तो उसके बीच में ये बेस्ट एक्टिविटी है। आजकल के दौर के बीच में इट्स वेरी हार्ड टू फाइंड सच एक्टिविटीज़, क्योंकि बच्चे जो हैं वो मोबाइल्स में चले गए हैं, गेमिंग्स में चले गए हैं, रियलिटी नहीं रही है कुछ, तो वो एक्टिविटी ख़त्म हो चुकी है। अभी आपने मेंटल फिटनेस की बात की, तो मेंटल फिटनेस के लिए ट्रैवलिंग जो है वो भी बड़ी अच्छी है। बहुत ज़्यादा। तो ट्रैवल करने का शौक तो बिलाशुबा रखते होंगे, तो कौन कौन से इलाके हैं जो विज़िट किए रिसेंटली, और कोई फेवरेट डेस्टिनेशन पाकिस्तान के अंदर? अच्छा, मेरी कुछ हिस्ट्री फैमिली ऐसी है कि मेरे जो लाइक मेंबर्स हैं, फैमिली मेंबर्स करके,
थोड़े से सेंसिटिव है, थोड़े नहीं ज़्यादा सेंसिटिव है। तो वो मैं अगर कहीं निकल जाऊँ तो उनको टेंशन हो जाती है, वो फ़ोन पे फ़ोन आने शुरू हो जाते हैं, कहाँ चला गया है। तो मेरी ना बहुत ख्वाहिश थी कि मैं ट्रैवल करूँ, बाहर निकलूँ। तो मैं घर से इस्लामाबाद जाता था, फ़ोन आ जाता था, मैं कहता था यार मैं कैसे आगे जाऊँगा, ये तो इस्लामाबाद तक जाता हूँ तो पीछे से फ़ोन आना शुरू हो जाता है। तो वन डे आई डिसाइडेड कि मुझे ना लाइक नॉर्थ वाली साइड पे निकलना है, इस्लामाबाद बहुत फिर ली है, आ जाके आप मरी चले जाते हैं, नथिया गली हुआ आते हैं। तो मैंने कहा कुछ एक्साइटिंग नहीं है, कुछ करना है, कुछ एडवेंचरस करना है। मेरी ज़िंदगी में सारी चीज़ें एडवेंचरस ही रही हैं। तो उनमें एक ये पार्ट था ट्रैवलिंग का रिसेंट का, वो ये था कि मैं फाइनली मैंने डिसाइड किया, मैंने घर वालों को नहीं बताया। मैंने जिस दिन जाना था उससे 2 दिन पहले मैंने घर वालों को बताया कि भाई मैं चीज़ें पैक कर रहा हूँ अच्छा। और मैं जा रहा हूँ नॉर्थ। कहाँ जा रहा हूँ उनको मैंने डेस्टिनेशंस कुछ बताई, लेकिन कुछ मैंने उनसे हाइड कर ली, अच्छा। क्योंकि मैंने उनको नहीं बताया। मैंने कहा अगर उनको बताऊंगा तो वो मुझे restrictions परमिशन नहीं लग जाएगी। मिलेगी और वो खुद भी ज़रा थोड़े से ना ओवर पॉजेसिव हो जाएंगे कि डर जाएंगे कि ये मतलब इतनी डेंजरस जगह पे जा रहा है। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा यार ऐसी जगहों पे जब ट्रैवल करें तो आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, आप लोगों को बताना चाहिए, उनको कॉन्फिडेंस में बल्कि लेके जाना चाहिए। तो मैं लाडला बच्चा हूँ, मैंने बहुत तरीके से बैठा, मैंने सारी पैकिंग कर ली। जिस दिन मैंने निकलना था मैंने उनका माइंड बनाया आहिस्ता 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 आहिस्ता। मैंने बताया उनको कि मैं यहाँ जा रहा हूँ। तो पहले तो उन्होंने एग्री नहीं किया, लेकिन मुझे पता था मैंने जाना है। तो देन उसके बाद उन्होंने मुझे इजाज़त दे दी, परमिशन दे दी। स्टिल आप देख रहे हो, आप आपने हैरान सब हो रहे बता होंगे। दिया, हाँ एग्जैक्टली सब बताया और फिर परमिशन भी मिल गई। ये Permission बहुत मिल ही गई मुझे। अच्छा और खूबसूरत और बेहतरीन मेरे ख्याल में बिल्कुल है, स्टेप होना था भी कि चाहिए। पेरेंट्स को आपने कॉन्फिडेंस में लिया है, उनको बताया आप कहाँ जा रहे हो, क्योंकि उनकी फिक्र भी बिल्कुल ठीक है, अपने बच्चों के हवाले से कंसर्न फील करते हैं। तो बताइए कि आप गए कहाँ, हाँ पहुंचे कहाँ, ये बताइए। मैं बस निकला यहाँ से और मैंने आंखें बंद की। मैंने कहा कि कहाँ जाना है, थोड़ा सस्पेंस में रख रहा हूँ। अच्छा, कहाँ जाना है, कहाँ जाना है। हम लोग सीधा यहाँ से लाइक 19 स्ट्रेट आवर्स हम लोगों ने ड्राइव की। सीधा हम लोग गए नारान के कान से हम आगे ट्रेवल करते हुए बाबू से टॉप की देखा हम लोगों ने। और वो इतना हैरान कुन मोमेंट थे वहाँ पर कि मैं लिटरली मोबाइल में जो मैंने कैप्चर किया है वो आपको दिखाऊं तो आपको वो फील नहीं आएगी जो वहाँ पर खड़े होके आपको आती है ना। एग्जैक्टली, सही। कैमरे की आंख से आप वो चीज़ नहीं देख सकते जो आप अपनी अपनी आंख मतलब आपके पास जितना मर्जी अच्छा इक्विपमेंट हो, लेकिन जो आप वहाँ पर प्रेजेंट होके वहाँ पर जो उन नज़ारों को, उस खूबसूरती को देख सकते हो और जिस तरह से आप खुद को एक्सप्लेन कर सकते हो, वो आके आप किसी को नहीं कर सकते। मैंने बहुत कोशिश की घर वालों को बताने और के लिए। वीडियोस के थ्रू भी नहीं आप उस तरह लिटरली मैं दिखा घर आया सकते। हूँ और मैंने घर आके मोबाइल दिखा रहा हूँ तो जीरो इंटरेस्ट है घर वालों का। लाइक ओके फाइन, मैं बाबू से टॉप से निकला। हम लोग बेसिक जो मेरा प्लान था वो था फेरी मेडोज का। तो बाबू से टॉप से हम निकले आगे, वहाँ से हम गए स्कर्दू हम लोगों ने स्टे किया। अब टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे नहीं पता था कि मैं पहली दफ़ा ट्रैवल कर रहा था। मेरी एक्साइटमेंट लेवल इतना था कि मैं पूछना ही भूल गया कि हम लोगों ने जाना क्या है, करना क्या है, होता किस तरह से है। तो हम लोग बॉयज़ प्लान था, हम लोग निकल गए। तो स्कर्दू पहुँचे तो वहाँ पर कुछ लोगों ने हमें बताया कि यहाँ पर ये जगह है। उन्होंने भी नहीं बताया हमें कि ये कुछ बहुत फेमस जगह है जहाँ पे आप लोगों ने विजिट करना है। हम लोग ऐसे ही, वो कहते हैं ना मुँह उठा के चले जाना, हम लोग ऐसे ही मुँह उठाया और हम लोग निकल गए। तो जब हम निकले वहाँ पर, जब हम लोगों ने स्कर्दू का जो मेन 3 पॉइंट्स थे हम लोगों ने जब वो देखे, तो सफ़र इतना डेंजरस था, लेकिन उस माइलस्टोन मेरे लिए वो था एक, क्योंकि मैंने कभी ट्रैवलिंग नहीं की। जब मैं उस जगह पे पहुंचा तो बिलीव मी और नॉट, वो इतना खूबसूरत था। मैं सर्दी में लिटरली टट रहा हूँ और मैं कमेंट्री कर रहा हूँ अपने व्लॉग के बीच में कि आप बस भूल जाएं, आप बस आएं और आके देखें यहाँ पर आके। हाँ, कहते ये हैं ऐसा डर के एक्सपीरियंस आगे जीत एक्सप्लेन है। नहीं किया जा सकता। वो एक्सप्लेन कर ही नहीं सकता, कोई भी नहीं कर सकता। आई एम डेड श्योर कोई वहाँ पे जाए और वो अपने व्लॉग के बीच में उस पूरी ब्यूटी को एक्सप्लेन कर देगा तो मैं उसे लाइक इनाम देने के लिए तैयार हूँ। वो इतना खूबसूरत है कि वो उसके अलावा अल्फाज ही नहीं आपसे निकलेंगे। आप कहोगे कि यार भाई आओ, जो मर्जी हो जाए, आपने यहाँ आना है। सही, तो वो इतना खूबसूरत था। क्या आप बात है। बिलाशुबा सही कह रहे हैं और गौस से भी आप लोगों ने मोटिवेशन ली होगी। हमारी तो यही कोशिश होती है कि लोग जो है अपनी फैमिलीज के साथ निकलें और जाके जो है पाकिस्तान के खूबसूरत मनाजिर को देखें। बहुत शुक्रिया गौस, थैंक यू सो मच। आप आए, आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें की और It's फैशन lovely के हवाले to से भी have you बताया। here. तो जिस तरह गौस ने बताया और हम लोग भी आप लोगों को बार बार यही बताते हैं कि एक तो कॉन्फिडेंस बड़ा ज़रूरी है और जो भी पहने उसको एक कॉन्फिडेंस के साथ अच्छे तरीके से अगर आप कैरी करें तो आप अच्छे लगेंगे। दैट इज फैशन। अब आगे चलते हैं और शामिल करते हैं नेक्स्ट सेगमेंट, बैटल ऑफ ब्रांड्स। सेगमेंट हमारा बैटल ऑफ ब्रांड्स और इसमें हम आपको बताते हैं कि आपके पसंदीदा ब्रांड्स क्या सेल ऑफर कर रहे हैं।
तो आज का जो पहला ब्रांड है वो हम आपको बता दें ताकि आप फौरी तौर पर जाएं और जाके शॉपिंग कर लें अपने पसंदीदा जो भी प्रोडक्ट्स आप लेना चाहते हैं। तो पहला ब्रांड जो है नजफ बताइएगा कौन सा आज? बिल्कुल, पहला ब्रांड जिसके हवाले से हम आपको आगाह करने वाले हैं, जिस पर लगी हुई है सेल, इत्तेहाद पे लगी हुई है सेल, और सेल है अप टू 40% ऑफ। जाइए शॉपिंग कीजिए, सेल पर शॉपिंग करने का तो वैसे भी बड़ा मज़ा आता है, लेकिन लिमिटेड एडिशंस होते हैं, आर्टिकल्स भी लिमिटेड होते हैं, तो इंतज़ार मत करिएगा, किसी का वेट मत करिए, अपने प्यारों के लिए जाइए और तोहफे लीजिए। तो इट्स एन एंड ऑफ सीजन सेल और ये ऑनलाइन भी आप परचेज़ कर सकते हैं सारी की सारी चीज़ें। और जिस तरह कि नजफ ने बताया तो फौरी तौर पे आप जो है शॉपिंग करें, नहीं तो मेरे साथ जो मसला होता है ना, वो मेरा साइज़ तो निकल जाता है। चलिए नेक्स्ट ब्रांड के हवाले से आपको आगाह करते हैं, वो है हील्स। हील्स पे लगी हुई है अप टू 50% ऑफ। और शूज़ की तो वैसे ही बड़ी इंपॉर्टेंस होती है सलमान, आपने इतना अच्छा आउटफिट पहना हो लेकिन आपके शूज़ अच्छे नहीं है तो बात कुछ बनती नहीं है। तो जूतों पे ज़रा ज़्यादा ध्यान दीजिए और आपके पास ऑफर है, जाइए शॉपिंग कीजिए शूज़ की भी, और अगर आपको किसी को गिफ्ट भी करना है तो भी कर सकते हैं। इट्स अ फ्रीडम सेल और ये सारे एंटायर स्टॉक के ऊपर उनके लगी हुई है। वैसे ही ये महीना जो है इतना खूबसूरत है, इसमें हम जश्न आज़ादी भी मनाते हैं, तो फौरी तौर पर आज़ादी मनाएं और जो है शॉपिंग करके आज़ादी जो है वो जब आप मनाएंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा आपको। बिल्कुल, और सेल का एक और भी फ़ायदा है, अगर आप स्ट्रेसफुल फील कर रहे हैं तो आप रिलैक्स हो जाते हैं। और अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जो है हेल्थ एंड फिटनेस। इस सेगमेंट में हम बात करते हैं हेल्थ के हवाले से, किस तरह आप अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि जान है तो जहान है, सेहत अच्छी होगी, सेहत बहुत बड़ी नेमत है। इसी हवाले से जिस शख्सियत ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया, आपको उनके बारे में बता देती हूँ। वो न्यूट्रिशनिस्ट हैं, साथ ही साथ क्लिनिकल डाइटिशियन हैं। आज हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है डॉक्टर फ़ायज़ा कमाल ने। डिस्कवर पाकिस्तान के द मॉर्निंग शो में आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर फ़ायज़ा, सबसे पहले तो ये बताइएगा, क्योंकि बिलाशुबा जो है जो हम खाते हैं दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल का अगर बात की जाए, मौसम जो बरसात का है, इसमें खाने के मामले में लोगों को कॉन्शियस होना चाहिए, क्योंकि गैस्ट्रो के मसाइल भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो आप क्या रिकमेंड करेंगी कि आपकी ईटिंग हैबिट्स क्या होनी चाहिए इस मौसम में? बेसिकली जैसे आपने पूछा, मानसून का जो मौसम है, जो बैक्टीरियाज होते हैं हमारे फूड, हमारी एनवायरनमेंट के अंदर बेसिकली जो है वो बैक्टीरियाज मौजूद हैं, और जो मॉइस्चर कंटेंट है आजकल के मौसम का, इट्स वेरी सूटेबल फॉर देम कि वो बड़ा आराम से वो ग्रो कर सकते हैं, और उनका अगर वो इनहिबिट हुए होते हैं और उनके सिर्फ स्पोर्स मौजूद होते हैं फूड में, यानी कि वो एक एक्टिव फॉर्म में नहीं होते, तो वो उनके लिए बहुत सूटेबल है कि वो उनकी नशोनुमा के लिए बहुत ज़्यादा मौसम जो है वो बहुत सूटेबल है। जिसकी वजह से जो हमारा फूड जो रोड साइड पे अवेलेबल है, या अगर उसको प्रॉपर्ली टेम्परेचर नहीं दिया जाता, सो उसके अंदर जो है वो बैक्टीरियल ग्रोथ जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है। उसके अंदर हम लोग जो मोस्टली पेशेंट को रिकमेंड करते हैं कि आपका जो है फ्रेश फूड होना चाहिए। प्रेफर तो ऑब्वियसली होममेड फूड को करना चाहिए, बट अगर कहीं आप जो आपके रोड साइड के ऊपर आपकी, हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा रोड साइड फूड अवेलेबल है, स्ट्रीट फूड है, उसको ज़रा अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज उन्होंने सुबह से बना के वो रखे हुए होते हैं। और आपके जिस तरह से आजकल जैसा गोलगप्पे बड़े ज़्यादा है कि जी गोलगप्पे इस मौसम के अंदर लोग खा रहे होते हैं, तो उसके अंदर भी यही कि पानी कैसा उन्होंने यूज़ किया है, वो कब से उन्होंने अपने जो उसके लिक्विड है और जो उसका जो गोलगप्पों का जो पानी है वो उन्होंने कब से बनाया हुआ है, सो उसके अंदर फिर बैक्टीरियल ग्रोथ ज़्यादा जल्दी हो जाती है। फिर हमें पानी का नहीं पता कि पानी कौन सी सोर्स से उन्होंने लिया था, तो बहुत माइनर सी चीज़ें हैं कि वेरी कॉन्शियस। एग्जैक्टली हम घर में बना सकते हैं। हम कोशिश करते हैं कि पेशेंट्स को या अपने जो भी अराउंड हैं, क्योंकि एक नॉर्मल हेल्दी लाइफ के लिए भी हमारा जो अब गोल है वो ये है कि प्रिवेंशन की तरफ जाना चाहिए। हमने इंटरवेंशन तो हम करते ही हैं डिजीज़ पेशेंट्स की, बट हमारा गोल अब एज अ न्यूट्रिशनिस्ट ये होता है कि हम प्रिवेंशन की तरफ जाएं। वजह फरमाया, अभी तो फ्रूट्स जो इस मौसम में होते हैं उनमें भी कीड़े, अगर आप काटें तो कीड़े निकल रहे होते हैं। हाँ जी, क्योंकि इंसेक्ट्स और इन सब के सही बात है। इंसेक्ट्स का तो हमारे यहाँ पे फ्रूट्स या वेजिटेबल्स का ये है कि क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छी बाहर एनवायरनमेंट नहीं है, लाइक आपके ग्रोसरी स्टोर्स में तो ऑब्वियसली जो अवेलेबल हैं वो ग्रेडेड
बेसिकली जो फूड अवेलेबल होता है इन द मार्केट वो ग्रेड वाइज होता है। सो जो सुपरमार्केट्स हैं वहाँ पे आपको ग्रेड ए ग्रेड या हायर क्वालिटी का फूड अवेलेबल होता है। जो आपके लोकल मार्केट्स हैं या आपका स्ट्रीट फूड है, ऑब्वियसली दे डोंट हैव दैट मच गुड क्वालिटी फूड, सो उसमें इसी तरह से इंसेक्ट्स वगैरह मौजूद होते हैं। पर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का जैसे आपने कहा, सो उसमें हम एडवाइस करते हैं कि जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हैं विद पील जो आते हैं, जिनका हम छिलका उतार सकते हैं, वो वाले इस्तेमाल करें कि उसको अच्छे से वॉश करके और पील अगर कर लेंगे। वैसे तो जैसा हम एप्पल है या कोई और सारे आपके हैं, हम कहते हैं कि विद पील आपको लेना चाहिए फ्रूट्स को, मगर अगर वो पील करके यूज़ करते हैं सो वो उसकी डस्ट भी रिमूव हो जाएगी और वो एज लाइक आपका एक साफ सुथरा जो है वो उसकी साहिबा, आप क्लिनिकल डाइटिशियन है, डाइट के बारे में हमारे नाजरीन को बताइए कि यंगस्टर को स्पेशली कि अपनी क्या डाइट रखें, क्योंकि आजकल देखा जाता है वीकनेस ख़त्म नहीं होती। हमारे यंगस्टर में भी सब कुछ खा के भी ऐसे लग रहा होता है, आप लेथार्जिक फील करते हो, लेजी हुए होते हो, आयरन लेवल आपका बहुत डाउन होता है, तो किस तरह आप मेनटेन कर सकते हैं अपनी डाइट को? अच्छा, बेसिकली ये है कि हमारी डाइट के अंदर जो है वो मॉडरेशन होनी चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। हमारे यहाँ पे बैलेंस नहीं है, जो कि हम यंगस्टर्स या इनकी डाइट में, इवन सिर्फ यंगस्टर्स नहीं, हम हर किसी की ही डाइट में अगर देखें, अगर वो बच्चे हैं या एडल्ट्स भी हैं, तो बैलेंस या मॉडरेशन नहीं है। हमारे पास मेन 5 फूड ग्रुप्स हैं, जिसके अंदर आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो हमें अनाज या रोटी चावल इधर से मिलता है। आप हमारे पास उसके अलावा फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं जो कि आपके फल सब्जियां हैं। उसके अलावा हमारे पास मिल्क या मिल्क ग्रुप है, जिसमें आपका दूध दही पनीर वगैरह शामिल है। और हम 5th जो ग्रुप है दैट इज़ प्रोटीन, जहाँ से हमें मिल रही होती है सबसे ज़्यादा वो आपका मीट या चिकन या फिश या एग्स या लेग्यूम्स वगैरह हैं, ये ग्रुप है। इन सब को हमें अपनी डाइट में कंबाइन करके इस्तेमाल करना चाहिए। हमारे यहाँ क्या होता है, सुबह अगर किसी ने कोई रस चाय ले ली, दोपहर को खाली कोई समोसा ले लिया, कोई बिस्किट चाय ले ली, सो इस तरह से बैलेंस नहीं आता, प्रोटीन की कंटेंट उतना नहीं जाता और एक ही आप टाइप का फूड जो है वो ज़्यादा ले रहे होते हैं। सो वहाँ से बैलेंस होना चाहिए। हर फूड ग्रुप से हमें अपनी प्लेट को जो है वो इस तरह से सेट करना चाहिए कि आपकी हाफ जो प्लेट है उसमें आपके ग्रेन्स होने चाहिए, यानी कि आपके हाफ जो प्लेट है उसके अंदर आपके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होनी चाहिए। आपकी जो 1/4 है उसमें आपका प्रोटीन का पोर्शन होना चाहिए। आप एक बोटी रख लें, कोई अंडा बॉयल रख लें, और 1/4 जो है उसमें आपका स्लाइस हो गया या कोई आपकी रोटी चपाती हो गई। इट्स फॉर एवरी डे और इट्स फॉर 1 मील? इट्स फॉर 1 मील के आपके मील के अंदर कोशिश करें कि हाफ पोर्शन आपका वेजिटेबल से आना चाहिए। और हम लोग क्या करते हैं कि पूरी प्लेट बिरयानी की रखी, ऊपर चिकन पीस रखा और इतनी सी दही डाली और 2-4 खीरे एज एन सैलेड यूज कर लिए। हम तो ये बिल्कुल इसको प्रैक्टिस करते ही नहीं है, क्योंकि नॉर्मली घरों में एक ही सालन बनता है। हाँ जी। तो आप क्या समझती हैं कि ये तो इट्स नियर टू इम्पॉसिबल? उसमें कोशिश करनी चाहिए कि जिस तरह से हम डिवाइड कर लें कि आप खाली चिकन या मटन या बीफ भी अगर बना रहे हैं तो उसको अकेला लाइक सालन की ग्रेवी की फॉर्म में ना बनाएं, उसको आप विद वेजिटेबल बना लें। सो आपकी वेजिटेबल की क्वांटिटी और प्रोटीन की अगर आप उसमें फिर लेंगे तो एक ही बोटी आपकी जो है, हमारा 3 आउंस जो है वो 1 सर्विंग में अलाउ होता है, जो कि आपके एक पाम के बराबर है। सो उसमें यह कि आपकी वो आपकी ऐड ऑन हो जाएगी। और उसके अलावा जो है आपकी वेजिटेबल्स को ऐड करने के लिए सैलड्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। सिर्फ ये नहीं कि हम बहुत ज़्यादा कोई फैंसी सैलड्स के ऊपर जाएं। आप सिंपल जो रॉ वेजिटेबल सैलड है वो भी उसको किसी भी शेप्स में कट करके वो ही अपने मील में ले सकते हैं। आपके पास बहुत सारे पेशेंट्स आते होंगे, ज़्यादातर कौन से मसाइल देखते हैं कि लोगों को दरपेश हैं? नाउ डेज जैसे पाकिस्तान जो है वो ओबेसिटी और डायबिटीज़ के लिहाज से बहुत ज़्यादा जो है वो 7th और 8th नंबर के ऊपर आ रहा है। सो उस लिहाज से हमारे पास जो सबसे ज़्यादा हैं वो हमारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, जिसके अंदर हमारी डायबिटीज़, जिसको हम शुगर कहते हैं या डायबिटीज़ कहा जाता है, और हमारा मोटापा जो ओबेसिटी है वो बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है। सो उसके ऑब्वियसली पेशेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा का क्या बताती हैं? प्रिवेंशन के अंदर तो जब वो आ गए हैं जब तो उनकी मैनेजमेंट की जाएगी, मगर अगर जो हम एक हेल्दी पर्सन है, जो यंग एडल्ट्स हैं, उनको जो है उनको प्रिवेंशन के लिए जो हम एडवाइस करते हैं उसमें यही है कि आपकी बैलेंस डाइट होनी चाहिए, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी डिटेल किया कि किस तरह से आप उसको बैलेंस कर सकते हैं। और उसके अलावा फिजिकल एक्टिविटी, आपने कहा लेथार्जिक होते हैं, क्यों? क्योंकि हमने अपना ऑलरेडी जो लेवल है उसको इतना ज़्यादा लो कर दिया, हम सिर्फ खा रहे हैं और बैठ जाते हैं। सो बॉडी इज एग्जैक्टली बॉडी इज लाइक अ मशीन। सो हमने जब मशीन के अंदर हम फ्यूल अप करते हैं, सो हम उसको चला
चलाते भी हैं। तो हम अपनी बॉडी को अगर नहीं चलाएंगे तो हमारी मशीन है उसके ऊपर भी जंग लग जाएगा और वो बीमारियां लग जाएंगी। डॉक्टर साहिबा, एक ये बताइएगा, प्रिजर्व फूड के हवाले से आप क्या कहेंगी? और आजकल के दौर में हम देखें तो हर एक के घर में फ्रिज है, फ्रीज़र है, और अभी बकरा ईद गुजरी है, हम स्टॉक कर लेते हैं। तो ये जो प्रिजर्व फूड होती है, एक तो हम स्टोर से लेके आते हैं वो भी, और ये जो हम स्टोर करते हैं खाने बना के भी, ये किस हद तक ठीक होते हैं? प्रिजर्व कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ इवन हमारे पास भी जब पेशेंट्स आते हैं या हम अपनी फूड टेक्नोलॉजी या फूड माइक्रोबायोलॉजी में भी जब हम पढ़ते भी थे, तो उस टाइम पे बेसिकली इसका रूल है कि आपने किस तरह से फ्रीज करना है या किस तरह से रेफ्रिजरेट करना है। हमने ये नहीं कि हमने बस बना के और फिर फ्रीज़र में वो कहीं पीछे चला गया और याद ही नहीं रहा और जब नज़र पड़ी तो निकाल के खा लिया। और उसका फिर ये कि आपने ये भी नहीं करना कि आपने फ्रीज किया था, उसमें से आपने हाफ को थॉ किया। थॉ का मतलब है कि जब हम फ्रिज से निकाल देते हैं और वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आया, हाफ हमने यूज़ कर लिया, दोबारा हमने हाफ जो है वो फ्रीज कर दिया। दैट इज़ नॉट गुड, क्योंकि उसके अंदर वही बात है कि जब टेम्परेचर हमने फ्रीज किया है तो बैक्टीरियल ग्रोथ को हमने स्टॉप किया है। मगर अगर वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आएगा तो वो अगर उसमें कोई चांसेस हैं कि बैक्टीरिया हो सकते हैं और वो उस टाइम पे डॉर्मेंट हो गए हैं, तो वो दोबारा से जो है वो एक्टिव हो जाएंगे और उनका जो टेम्परेचर है वो सूटेबल उनके लिए हो जाता है। अच्छा, आखिर में एक तो हमने यंग लोगों की बात कर ली, एक तो बच्चों के हवाले से बताइएगा कि इस मौसम के अंदर उनकी क्या डाइट होनी चाहिए, और अगर कोई बच्चे खाना पीना छोड़ देते हैं तो माएँ बड़ी कंसर्न हो जाती हैं उनके हवाले से। और साथ ये भी बता दीजिएगा कि एक नॉर्मल इंसान को डेली रूटीन में कितनी कैलोरीज जो है एक दिन के अंदर इनटेक करनी चाहिए? अच्छा, कैलोरीज का जो आपने कहा है उसके अंदर everyone have a different caloric requirement. हम ये एग्जैक्टली बेसिकली देयर इज अ फार्मूला जिसके अकॉर्डिंगली हम जो है कैलोरीज को कैलकुलेट करते हैं फॉर फीमेल्स, फॉर मेल्स, फॉर एनी ऑफ द डिजीज पेशेंट या थेराप्यूटिक डाइट्स के लिए। फॉर एवरीवन द रिक्वायरमेंट इज डिफरेंट। तो मैं ये नहीं कह सकती कि आप 1200 या 1400 इस तरह से कैलोरीज ले सकते हैं। सो फॉर एवरीवन जो कैलोरीज हैं वो इंडिविजुअलाइज्ड कैलकुलेट की जाती हैं, उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट, उनकी फिजिकल एक्टिविटी को देखते हुए, उनकी हाइट, वेट, एज को देखते हुए, उनकी जेंडर को देखते हुए, उसके अकॉर्डिंगली जो है हम कैलोरीज जो है उनको एडवाइस करते हैं। सेकेंडली आपने कहा कि बच्चों को जो है वो किस तरह से हमें करना चाहिए, उसमें सबसे ज़्यादा हम ये कर सकते हैं कि बच्चों को इन्वॉल्व करें, नॉट विद द कुकिंग या आप उनको फायर रिलेटेड या स्टोव रिलेटेड कोई चीज़ें हैं उसमें नहीं, या कटिंग के अंदर नहीं, मगर जब अगर आपने कोई उनका सैंडविच ही बना रहे हैं उनके लिए, सो आप उसमें कट करके रख दें और आप उनको कहें कि आप खुद इसमें असेंबल करो। आपने चीज़ का स्लाइस करके पीसेस में रख दिया, आपने कोई शेप्स काट के उसमें कोई वेजिटेबल्स की रख दी, सो वो एग्जैक्टली जब वो खुद उसके अंदर एक्टिविटी करेंगे सो वो उनका इंटरेस्ट होगा कि हमने इसको कुक किया और उनका ज़्यादा इंटरेस्ट जो है वो फूड की तरफ। थैंक यू सो मच डॉक्टर फायजा, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत सारी चीज़ें जानने और सीखने का मौका मिला कि किस तरह आप अपनी डाइट को बेहतरीन बना सकते हैं, कि आपको सारे वाइटामिन भी मिल जाएं, मिनरल्स भी मिल जाएं, और साथ ही साथ एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। और जैसा उन्होंने कहा कि बैलेंस डाइट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो अपनी सेहत के बारे में हम सबको कॉन्शियस रहना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, तो कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। आगे चलते हैं और शामिल करते हैं नेक्स्ट सेगमेंट, गॉट टैलेंट। तो इस सेगमेंट में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं उन राइजिंग स्टार्स के साथ जो कि अपनी मेहनत के ज़रिए पाकिस्तान में कुछ ऐसा कर रहे होते हैं जिस पे सब उनसे इंस्पायर होते हैं। और ये टैलेंटेड बच्चे आपको पाकिस्तान के अंदर हर फील्ड में दिखाई देंगे। पाकिस्तानी बच्चे जो हैं वो हर जगह पर अपनी काबिलियत का लोहा मनवा रहे हैं। तो आज हमारे स्टूडियो में दो राइजिंग स्टार्स जो हैं, जो कि आज के हमारे गॉट टैलेंट के गेस्ट हैं, वो हैं ज़ैन अली खान और सना खान। आप दोनों बहन भाई हैं और बहुत ही खूबसूरत गाना गाते हैं। आप दोनों को डिस्कवर पाकिस्तान के मॉर्निंग शो में हम खुशामदीद कहते हैं। कैसे हैं आप दोनों? बिल्कुल ठीक, आप कैसे? और आप सना? ज़बरदस्त। थोड़ी सी नर्वस लग रही है, लेकिन जब हम आपसे गाना सुनेंगे ना तो आप एकदम ठीक हो जाएंगी। अच्छा, सबसे पहले ज़ैन आप मुझे बताएं, कब से गा रहे हैं? तो आप बच्चे ही, ये सवाल वैसे बनता नहीं है सलमान, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस कब से कर रहे हैं? 5 साल की उम्र से। 5 साल की उम्र से? वाह। तो मतलब किसी ने कहा कि आपको गाना गाना चाहिए, या खुद से मतलब जो है आपने कहा कि नहीं मुझे सिंगर बनना है?
मतलब मेरे नाना अबू हाजी बशीर अहमद, वो उस्ताद सलामत अली खान साहब के शागिर्द थे। अच्छा। उनका ख्वाब था कि मैं सिंगर बनूं, ठीक, तो जबरदस्त। उसी को आगे लेके फिर मैं इसकी तरफ माइल हुआ। कौन सी क्लास में आप पढ़ते हैं? 9th क्लास में। और सना, आप कौन सी क्लास में? 6th क्लास में। तो आपके तो स्कूल में आपके जितने क्लास फेलो हैं वो हर वक्त आपसे फरमाइशें ही करते रहते होंगे कि अब ये सुना दें, अब ये सुना दें। बिल्कुल। अच्छा, तो ये बताइएगा कि 5 साल की उम्र से आपने गाने की प्रैक्टिस शुरू की, तो अभी भी रियाज करते हैं? जी, कितना रियाज करते हैं? 3 घंटे और एजुकेशन भी अपनी साथ साथ लेके चल रहे हैं, किस तरह मैनेज करते हैं? हो जाता है बस। ठीक, तो पहले तो मेरे ख्याल से भाई ने गाना शुरू किया होगा, फिर आप इंस्पायर हुई, आपने कहा मैंने भी गाना गाना। जी। ऐसा ही हुआ? तो मेरे ख्याल से मेरे ख्याल में इनसे कुछ सुन ही लेते हैं। जैन, आप कुछ सुनाइए सबसे पहले। अजे तो कदी रावी लंघ जावे, हयाती पंजिया भी बन जावे, मैं बेड़ियां 1000 तोड़ी ला, मैं पानी विचों साह निछोड़ ला, जे तो कदी रावी लंघ जावे, हयाती पंजिया भी बन जावे, मैं बेड़ियां 1000 तोड़ ला, मैं पानी विचों साह निछोड़ ला, जे तो कदी रावी लंघ जावे हो। बहुत खूबसूरत। और जो इतनी वेरिएशन बस सजाद अली का गाना गाना, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से प्रैक्टिस की किया ज़रूरत होगा कि लो नोट्स उन्होंने किस तरह परफॉर्म किए, बहुत ही खूबसूरत आपने गाया। और डेफिनेटली इसके लिए आप जो है अपनी आवाज़ का भी ख्याल रखते होंगे। अच्छा, ये तो उम्र जो होती है खाने पीने की होती है और बच्चे बड़े शौक से खट्टी चीज़ें खाते हैं, तो आप खाते हैं या आप कहते हैं नहीं मेरी आवाज़ ख्याल रखना खराब ना पड़ता हो है गले जाए? का। बहुत ज़्यादा, मैं इतनी नहीं खाता। इतनी अच्छा, नहीं परहेज करते हैं फिर यानी कि जी, चीज़ों बहुत का। ज़्यादा। अच्छा, ये भी बताइएगा कि आपके पसंदीदा गुलकार कौन कौन से हैं? उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब और राहत फ़तेह अली खान साहब। अच्छा, वाह, तो आप भी जबरदस्त। उन्हीं की उसको फॉलो करें। जी जी। अब मेरे ख्याल सना से भी कुछ सुना जाए। बिल्कुल। सना, आप भी कुछ अच्छा सा अपना पसंदीदा गाना सुना दीजिए। सफर बिना कूड़ा दे आते ना हो, सफर बिना कूड़ा दे आते ना, ठगी करेंदे एक वार ना, असा तैयारा दे यार हाँ, 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 सारी जिंदगी घाटे खा दिन कख ने यार बनाया। बहुत खूबसूरत आपने गाया है सना, बहुत ही प्यारी आपकी आवाज़ है। आप भी कोई प्रैक्टिस वगैरह कब करते हो आप? और कितने घंटे प्रैक्टिस करते हैं? 3 घंटे। 3 घंटे। तो क्या सुबह सवेरे उठ के सबसे पहले गाने की प्रैक्टिस करते हैं, या शाम के टाइम स्कूल से आने के बाद करते हैं, किस टाइम? ठीक। स्कूल के आने। अच्छा, फिर आपके तो बहुत सारे स्कूल में ही फैंस होते होंगे ना, आपके सारे फ्रेंड्स कहते होंगे हमें सुनाएं, अब ये सुनाएं, वो सुनाएं। किस गाने की ज़्यादा फरमाइश आती है? बहुत से गानों की आती है। बहुत सारे गानों की आती है। तो आपकी पसंदीदा जो गुलकारा हैं या गुलकार कौन से हैं? मेरी आयमा बेग है। आयमा बेग क्या है। बात है, वाह क्या वाह वाह। आयमा बेग का भी कोई गाना याद है? डू इट है। डू इट में अगर ऐसा हो सके कि आप साहिर अली बगा की लाइंस गा दें और ये आयमा बेग की, ऐसा कर सकते हैं आप लोग? बाजी। हाँ, ठीक है। चलो जी, बाजी हो जाए। सकू ढोल मनावना है, सकू यार मनावना है, बामे सिर दी बाजी लग जावे, ओ बामे सिर दी बाजी लग जावे। ए हो खतरा चावणाए, असा यार मनावनाए, भावे सिर दी बाजी लग जावे, ओ भावे सिर दी बाजी लग जावे, ए हो मसला मुकावना ए हो मसला मुकावना ए, भावे सिर दी बाजी लग जावे।
फुल। जबरदस्त। अच्छा ये बताइए फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? को अपने गाने गाने हैं और दोनों ने मिल के गाने हैं? जी जी, अपने गाएंगे, कंपोजिशन भी खुद करेंगे। अच्छा, वेरी नाइस। आपको पता है नाजिया हसन और जोहेब हसन दोनों बहन भाई थे और बड़ा अच्छा उन्होंने गाने जो है वो बनाए। तो कुछ ऐसे प्लान्स हैं कि दोनों मतलब मिलके ही वो करेंगे? चलिए तो बहुत अच्छा है। अच्छा सलमान, हमें तो पता चल गया ये दोनों इकट्ठे भी गा सकते हैं, तो दोनों से कोई इकट्ठे गीत सुन लेते हैं पाकिस्तान के लिए, अपने प्यारे मुल्क के आज लिए तो कुछ पाकिस्तान के लिए कुछ इकट्ठा गाते हैं दोनों। गीत सुना दें। ऐसी ज़मीं और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान, दिल। वाओ, It's beautiful. Thank you so much. Lovely to have you here both. आप दोनों को हम यही कहेंगे कि इसी तरीके से अच्छा परफॉर्म करते रहिए, पाकिस्तान के लिए जो अच्छे अच्छे गाने गाएं, और हम उम्मीद करते हैं कि आगे आप लोगों की बड़ी अच्छी एल्बम्स हम जो है वो सुनेंगे, और पूरी दुनिया के अंदर जिस तरह पाकिस्तानी फ़नकार जो हैं और ख़ास तौर पे पाकिस्तानी म्यूजिशियन जो हैं अपना लोहा मनवाते हैं, आप लोग भी पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद करेंगे। आगे चलते हैं और शामिल करते हैं नेक्स्ट सेगमेंट, बिलबोर्ड। इस सेगमेंट में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं उन शख्सियात से जिनका ताल्लुक म्यूज़िक, एंटरटेनमेंट या शोबिज़ इंडस्ट्री से होता है। आज जिस शख्सियत ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है उनके हवाले से आपको बता देती हूँ। उनका गहरा ताल्लुक म्यूज़िक इंडस्ट्री से है, बेहतरीन सिंगर है, मुल्तान से उनका ताल्लुक है, 8 साल से वो गा रही हैं, फोक क्लासिकल भी परफॉर्म करती हैं और पाककॉम एंटरटेनमेंट के साथ काम कर रही हैं। आज हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है सुमन शेख ने। डिस्कवर पाकिस्तान के द मॉर्निंग शो में आपको खुशामदीद कहते हैं। गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, ज़बरदस्त लग रही हैं। थैंक यू सो मच, यू लुक ऑसम। अच्छा सुन, ये बताइएगा कि 8 साल पहले तो आपने बाकायदा तौर पे गाना गाना शुरू किया। नहीं, मजाक मजाक में शुरू किया। अच्छा। बाकायदा तौर पे मैंने 6 साल पहले गाना शुरू, मैंने कहा ओ मुझे गाना चाहिए। अच्छा, अगर आप म्यूजिक ने यानी कि आपको सहारा दिया, आपके मुश्किल टाइम से आपको निकाला, यस, और अब तो आप पूरे पाकिस्तान में परफॉर्म करती हैं, तो मेरे ख्याल से हमारे नाज़रीन भी बेताब होंगे आपका गाना सुनने के लिए। कोई भी अपना पसंदीदा सॉन्ग जो है सुना दीजिए। कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम, चले आओ, मोहब्बत का तकाज़ा है, गमे दुनिया से घबरा कर तुम्हें दिल ने पुकारा है, कहाँ हो तुम। बहुत खूब। खूबसूरत आवाज़ है आपकी और मैं तो इतनी समझता हूँ मीठी, इतनी सुरीली आवाज़ है आपकी। अच्छा मुझे बताइए कि प्रैक्टिस कितनी करती हैं पूरे दिन में? प्रैक्टिस आजकल तो बिल्कुल भी नहीं कर रही। आजकल ये प्रैक्टिस करती हूँ कि मुझे जो भी टाइम मिलता है मैं गाड़ी लेकर निकल जाती हूँ और लॉन्ग ड्राइव पे म्यूज़िक के साथ लाउडली गाती हूँ। ये मेरी हैबिट्स हैं। मुझे जो भी टाइम मिलता है मैं लॉन्ग ड्राइव पे निकलती हूँ। और सुमन, सामने जब खूबसूरत नज़ारे देखती होंगी, पहाड़ियाँ देखती होंगी, पाकिस्तान के खूबसूरत मकामात देखती होंगी, आपको तो फिर यकीन नहीं आएगा कि आप इंस्पिरेशन आपको किसी चीज़ से भी मिल जाती है। बिल्कुल। आप यकीन करें कि आपको पता ही नहीं चलता आप कौन सा जॉनरा सिंगिंग का कर रहे हैं। अगर मैं गज़ल सुन रही हूँ तो मुझे उसके पॉइंट ऑफ व्यू से रोड सेलेक्ट करना होता है मैंने। अच्छा, तो पाकिस्तान में बेतहाशा खूबसूरत जगह हैं, कौन सी जगह आपकी फेवरेट है? पाकिस्तान से खूबसूरत मेरे नहीं ख्याल कोई भी जगह है, और कोई भी इतनी पुरसुकून और इतनी आज़ाद किसी मुल्क में कोई भी रियाया नहीं फिर रही जितनी हमारे मुल्क में फिर सही, रही है। बेशक। अच्छा सुमन, आपका कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट आ रहा हो सॉन्ग के हवाले से? जी, मेरा आया है। नाज़रीन को बताइए। अभी मेरा ईद पर एक प्रोजेक्ट रिलीज हुआ है, वो है हुक्म।
उसमें मेरे साथ कास्ट में है मोमा राना अरे वाह। और पूरी डांस टीम है, वो बहुत अच्छा परफॉर्म किया सब लोगों ने, और सब लोगों ने बहुत कोऑपरेट किया। गुनगुना दीजिए। मेरे ख्याल से मौका भी है फिर आज अपने व्यूअर्स को जो है हम आपका नया गाना जो है वो भी सुनाते हैं। जो हुक्म करे मैं कर वैसा, जो हुक्म करे मैं कर वैसा, तेरे एक इशारे मर वैसा, जो हुक्म करे मैं कर वैसा, जो हुक्म करे मैं कर वैसा। वाह, सबसे अच्छी बात है, शी इज़ अ वेरी गुड परफॉर्मर। तो ये तो आपका सिंगिंग कैरियर है जो अभी जारी है माशाल्लाह। आपने कश्मीर के लिए जो है एक बाकायदा सॉन्ग गाया और उसको बड़ी पजीराई मिली। और जी बिल्कुल, पजीराई तो मेरी, जैसे आपको पता हमसाया और मुझे क्रिटिसाइज भी बहुत कर रहा, और मैं तो बल्कि अपने आपके प्लेटफॉर्म से गवर्नमेंट से कहूँगी कि आपको चाहिए कि जैसे कि मैंने ये रिस्क लिया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने मुल्क में बड़े सिक्योर हैं, और मुझे अपनी पाक आर्मी पे बहुत फ़ख्र है, और मैं हमेशा मैंने अपने पाक आर्मी के लिए भी बहुत सारे नगमे गाए। हम जो है इजहार यकजहती कर रहे हैं अपने उन कश्मीरी बहन भाइयों से जो कि मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर, मतलब आप समझिए एक किस्म के कैद हैं। तो मेरे ख्याल से एक बड़ी उनके साथ जो है एक ट्रिब्यूट ही होगा उन लोगों को अगर हम आप वो गाना भी बल्कि मैं वो सुनाती हूँ, वो नगमा भी आपको सुनाती हूँ, उसके बारे में ये मैं बताती चलूँ कि उसकी जो लिरिक्स है, शायरी है, आप यकीन करें कि जब मैं रिकॉर्डिंग बूथ पे सिर्फ कॉम्पोजिशन तैयार हुई थी, जब मैं रिकॉर्डिंग बूथ पे खड़ी हुई हूँ, मैंने बगैर लिखे बगैर देखे जो मेरे मुंह में आया वो रिकॉर्ड किया, और वो माशाल्लाह से, वो सुनिएगा आप उनकी लिरिक्स पे ज़रूर। तो हमारे व्यूअर्स को जो है वो फिर कश्मीर से रिलेटेड जो इनका सॉन्ग है वो सुनाते हैं। हासिल करेंगे तुझको बाजी लगा के जान की, हासिल करेंगे तुझको बाजी लगा के जान की। कश्मीर तो शरग है, कश्मीर तो शरग है हमारे पाकिस्तान की। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। ब्यूटीफुल। सुमन, थैंक यू सो मच, इट्स लवली टू हैव यू हियर। बहुत अच्छा लगा आपकी आवाज़ सुन के, और डेफिनेटली हमारे नाज़रीन को भी अच्छा लगा, और साथ ही साथ जो आपने हमारे अंदर जज्बा पैदा किया है हमारे कश्मीरी बहन भाइयों के लिए, आपने गा कर अपना सपोर्ट दिखाया है कि हम उनके साथ खड़े हैं, वो किसी भी मुश्किल से गुजर रहे हैं तो घबराना नहीं है, हम आपके साथ हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपकी आवाज़ जो है वो हमारी टेलीविज़न स्क्रीन्स के ज़रिए जो है जाएगी हमारे कश्मीरी भाइयों तक, जो कि इस तमाम तर सूरत हाल में एक किस्म की कैदोबंद की सहूबतें बर्दाश्त कर रही हैं, और इंशाअल्लाह जल्द वो वक्त दूर नहीं जब वो भी एक आज़ाद फ़िज़ा में सांस लेंगे। आगे बढ़ते हैं जी अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है टुडेज़ चैलेंज। इस सेगमेंट में हम आपको एक चैलेंज देते हैं, और वो चैलेंज मैं, सलमान और हमारी पूरी टीम डिसाइड करती है, और सबसे पहले उस पर अमल मैं और सलमान खुद करते हैं, और उसके बाद आपको थ्रो करते हैं वो चैलेंज। तो आज का चैलेंज हम जो आपको देने वाले हैं, बेसिकली हमने ये कंस्ट्रक्ट इसलिए किया है ताकि आप अपने बिहेवियर में चेंज ला सकें, अच्छी आदत को अपना सकें और बुरी आदत को छोड़ सकें। तो आज का जो चैलेंज हम आपको देने वाले हैं, बताइए सलमान, वो कौन सा है? वो ये है कि हमें एक दूसरे की प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करना होगा। आजकल के दौर में हमने देखा है कि हम बग़ैर इजाज़त किसी का भी सेल फ़ोन उठा के उसमें घुसने की कोशिश करते हैं। पहले लोग डायरीज़ लिखते थे, उनकी डायरीज़ पढ़ ली जाती थी या लेटर्स पढ़ लिए जाते थे, तो ये एथिकली सही नहीं है, और हमें हर एक को एक स्पेस देना चाहिए।
हाँ, अलबत्ता मैं समझता हूँ कि कुछ ऐसे रिलेशंस हैं जिनको इस्तिस्ना है, जिस तरह के पेरेंट्स को इस्तिस्ना है, वो अपने बच्चों पे पूरी आंख रखें, वो देखें कि उनकी क्या एक्टिविटीज़ हैं। लेकिन बट हम इसके जब अलावा अपनी अगर अपनी हम- अपनी प्रोफेशनल लाइफ में होते हैं या अपनी नॉर्मल लाइफ में जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। और इसके अलावा भी अगर देखा जाए, पेरेंट्स के अलावा आपके दोस्त हैं, बहन भाई हैं और कोई दूर के रिश्तेदार भी, अगर आपकी कोई पर्सनल चीज़ पड़ी हुई है, कोशिश कीजिए किसी की चीज़ को हाथ मत लगाए, उससे पूछे बगैर, उसकी इजाज़त के बगैर। अगर आप किसी रूम में एंटर हो रहे हैं तो सबसे पहले नॉक कीजिए और अगर आपको इजाज़त मिले तो फिर एंटर हुए, और अगर इजाज़त की इस्तेमाल ना भी ज़रूरत हो तो एटलीस्ट अंदर मौजूद जो इंसान है उसको मालूम हो जाए कि कोई एंटर होने वाला है। अच्छा, और सोशल मीडिया अब इतना ज़्यादा हो चुका है, ख़ास तौर पे फेसबुक, इंस्टा, इस तरह की प्लेटफॉर्म्स की वजह से मैं समझता हूँ कि लोगों की कुछ आदत बन चुकी है स्टॉक करने की ना। बिल्कुल। तो ठीक है, किसी को अगर आपने स्टडी करना है तो आप वो कर सकते हैं, बट बिला किसी वजह के स्टॉक करना जो इट्स नॉट गुड आई गेस। बिल्कुल। तो इन बातों पे आप अमल कर सकते हैं। देखिए, अमल करने से ही ज़िंदगी बनेगी, और अगर आप कहेंगे ना कि खुद ब खुद ही चीज़ें हो जाएं तो सलमान, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ख़ास है। हमें मालूम होता रहता है कि क्या आपको अच्छा लगा और क्या आप मज़ीद देखना चाहते हैं। आपकी टेलीविजन स्क्रीन्स पर हमारा व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, इस पे आप अपना फीडबैक और सजेशंस हमें दे सकते हैं। और अगर आप हमारा चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो कि मुझे उम्मीद है आप लोग कर रहे होंगे, तो उस हवाले से एक वीडियो बनाकर हमें सेंड कर दें। हम वो वीडियो जो है दिखाएंगे अपने प्रोग्राम के अंदर। साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि आप हमें फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पे हमारा पेज है द मॉर्निंग शो HD के नाम से, और इसी नाम से जो है इंस्टाग्राम पे भी हमारा जो है अकाउंट है। तो आप जो है इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और ट्विटर पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं @morning show HD पर। अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिए, और मकबूजा कश्मीर में जितने भी हमारे बहन भाई हैं उन सबको कहना चाहेंगे, हम आपके साथ हैं। आपके दुख में, आपके तकलीफ़ में आपने घबराना नहीं है। एक वक्त वो आ जाएगा जब हर चीज़ ठीक हो जाएगी, और इसी उम्मीद पे दुनिया कायम है। और जिस तरह के पाकिस्तान और सारे कश्मीरी अभी आवाज़ लगा रहे हैं, मेरे ख्याल से इंडिया को भी वो आवाज़ सुननी होगी, क्योंकि ये नविश्ता दीवार है। कश्मीरियों को आज़ादी देनी होगी, और हम जाते जाते यही कहेंगे, इंडिया जा जा कश्मीर से निकल जा। नजफ राजा को और सलमान खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।